अध्याय 31। लो टाइड। काली असपाष्ट जल अचानक उफान मारने लगी और उबलने लगी, जैसे कोई जीवित प्राणी सूर्योदय की उजली रोशनी से बचने की कोशिश कर रहा हो। सनी धीरे धीरे उठ गया और थोड़ी सोच विचार के बाद सावधानीपूर्वक पत्थर के मंच के किनारे की ओर बढ़ा। नीचे देखने पर उसने पलकों को झपकाया और फिर घुटनों के बल झुककर यह सुनिश्चित किया कि जो वह देख रहा था वह कोई भ्रांति नहीं थी। समुद्र पीछे हट रहा था। धीरे धीरे, फिर तेजी से पानी का स्तर घट रहा था। वह गोलाकार पत्थर का निर्माण जिस पर वह आश्रय ले रहा था, पहले केवल लहरों से थोड़ी बाहर निकला रहता था, लेकिन अब उसके और अस्थिर समुद्र की सतह के बीच कई मीटर की गीली चट्टानें थीं। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, विशाल ज्वार की वापसी जारी रही। जल्द ही सनी खुद को ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा पाया, जिसके नीचे उबलते पानी तक 100 मीटर की खाई थी। नीचे चट्टान का आकार विस्तृत और बदल गया था, लेकिन उसकी दृष्टि से यह पता लगाना कठिन था कि वह आकार वास्तव में क्या था। तभी पानी की काली सतह पर यहाँ वहाँ तेज लाल ब्लेड उभरने लगे। जैसे ही पानी और नीचे गिरा, ऐसा लगा जैसे काली गहराइयों से लाल रंग का जंगल धीरे धीरे उठ रहा हो। ये पेड़ मूंगा जैसे पदार्थ से बने थे, जो आपस में बेतरतीब ढंग से उग रहे थे और आकाश की ओर बढ़ रहे थे। ये विशाल थे, अनियमित उभारों के साथ आपस में लिपटे और जुड़ते हुए, सूरज की रोशनी में काले और लाल वातावरण में भव्य और भयानक दिख रहे थे। इस अजीब मूंगा भरे भूलभुलैया का विस्तार जितना दूर सनी देख सकता था, उतना ही फैला हुआ था। बीच बीच में चट्टानें, अचानक खाइयां और दूर के प्राकृतिक रूपांकनों से बाधित। आधी घंटा बाद, पूरी तरह से हैरान, सनी ने नीचे देखा और पाया कि समुद्र पूरी तरह गायब हो गया था। अगर गीली चट्टानों पर लटकती काली समुद्री शैवाल और लाल मूंगा की स्तंभें नहीं होती, तो वह शक करता कि यह कभी वहां था भी या नहीं। उसका छोटा गोलाकार द्वीप एक अजीब, ऊंची और अनियमित आकार की चट्टान की चोटी बन चुका था। नीचे देखते हुए उसका सिर चकरा गया। तब तक रात पूरी तरह पीछे हट चुकी थी और सुबह ने जगह ले ली थी। क्या मैं भ्रम देख रहा हूँ? सनी ने सोचा, खुद को चुटकते हुए। ये कौन सा स्पेल था? समुद्र और उसके छिपे हुए राक्षसों के अचानक गायब होने के बावजूद सनी अपनी गोलाकार पत्थर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने की जल्दी में नहीं था। पहला कारण यह था कि अगर समुद्र गायब हो सकता है तो यह निश्चित रूप से लौट भी सकता है, शायद किसी भी समय। दूसरा, वह नहीं जानता था कि मूंगा भरे भूलभुलैया में कौन सी खतरे छिपी हुई हैं। शायद वहां कोई और भी भयानक चीज थी जो विशाल टेंटेकल के मालिक से भी डरावनी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह खोज नहीं करने वाला था। वह प्लेटफॉर्म के बीच में वापस आया, बैठ गया और अपनी छाया को अपने शरीर से अलग करने का आदेश दिया। फिर उसे नियंत्रित करते हुए प्लेटफॉर्म के किनारे गया और फुर्ती से नीचे फिसला। छाया से छाया पर चलते हुए वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। इस समय सनी खुश था कि छायाएं वजनहीन थीं और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होतीं। जब छाया नीचे चढ़ रही थी, सनी जम्हाई लिया। कहो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई इनाम चाहिए? हालांकि उसकी छाया अब बहुत दूर थी कि सुन सके, फिर भी वे अपनी साझा कनेक्शन के माध्यम से संवाद कर सकते थे। छाया चुप्पी वाली थी, क्योंकि उसके पास बोलने की क्षमता नहीं थी और उसका स्वभाव भी उतना अच्छा नहीं था। कैसा रहेगा? शेमलेस नहीं, या शेडी भी नहीं, हम कुछ सरल वॉट? तुम्हारे पास सुझाव हैं? ठीक है, ठीक है, इसे बाद में सोचेंगे। जब सनी अपनी छोटी बातें समाप्त कर चुका, तब तक छाया पहले ही चट्टान के तल तक पहुंच चुकी थी। शैडो कंट्रोल की सीमा अनंत नहीं थी, लेकिन पास के इलाके की खोज करने के लिए पर्याप्त थी। भूलभुलैया में प्रवेश करते ही सनी ने पाया कि यह अत्यंत भ्रमित करने वाली और जटिल थी। मूंगा स्तंभों के बीच की राह कभी चौड़ी, कभी संकरी होती थी। रास्ते तरकीन घुमावदार थे, अक्सर अंतहीन या शुरुआत की ओर वापस ले जाते। कुछ रास्ते मूंगा की ढेर के भीतर जाते और अंधेरे सुरंगों में बदल जाते। भूलभुलैया विशाल और बहुस्तरीय थी, जिससे कई प्रयासों के बाद भी रास्तों को याद करना मुश्किल था। अंत में उसने अपनी छाया को ऊपर भेजा ताकि वह लाल मूंगा जंगल पर चढ़े और एक तेज मूंगा ब्लेड से दूसरे पर कूदना शुरू करे, ये जानते हुए कि वह खुद ऐसा नहीं कर पाएगा। जल्दी ही उसने अजीब चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाया और डर से जमे जो उसकी छाया की परछाई में हो रहा था उसे देखकर। वहां उस विशाल शार्क जैसी प्राणी का शव पड़ा था, जिसने पिछली रात उसे पीछा किया था। आसपास के मूंगा स्तंभ टूटे और बिखरे हुए थे। सटीक रूप से कहें तो आधा ही था। भयंकर घाव से काले आंतरिक अंग बाहर निकले और दूर तक फैले हुए थे। बाकी आधा गायब था, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में नहीं था। शव के चारों ओर सैकड़ों छोटे राक्षस दौड़ रहे थे, टुकड़े टुकड़े करके मांस खा रहे थे। हर एक लगभग 2.5 मीटर लंबा था और दिखने में दानव के कड़ा, सेंटोर और दुष्वप्न का अजीब मिश्रण था। उनके 4 जोड़े लंबे खंडित पैरों में थे जो हंसली जैसी धाराओं में समाप्त होते थे। आगे की ओर मनुष्यों जैसी धड़ कारापेस से निकली थी, मोटी कवच से ढकी। सिर सीधे धड़ के ऊपर था, गर्दन नहीं थी। आंखें संकरी थीं और मुंह से चिकनी मांडिबल्स झूल रही थीं। हाथों की जगह 2 विशाल पिंसा थे।
वे अब पिंसर का उपयोग करके शव के टुकड़े फाड़ रहे थे और मुंह में भर रहे थे। कभी कभी विशेष रसदार मांस के लिए लड़ाई होती, जिसमें कुछ राक्षस फाड़ दिए जाते और विजेता उन्हें खा लेते। सनी निगल गया। भारी कवच और शक्तिशाली राक्षसों को देखकर वह घबराया और उन्हें भोजन करते देखकर उसे अचानक बहुत भूख लगी। हर एक मुसीबत लगता है, और सैकड़ों हैं। उसकी किस्मत हमेशा की तरह खराब थी। कम से कम मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि भूल भुलैया इतनी खाली क्यों लगती है। सभी निवासी पार्टी कर रहे हैं। सनी ने अपनी छाया को पलटने का आदेश दिया और उस चट्टान को देखा जिस पर वह आश्रय ले रहा था। कुछ उसके लिए असहज लग रहा था। छाया ऊपर उठी और अजीब आकार की चट्टान को देखा। सनी को कुछ मिनट लगे इसे पहचानने में। ये उंगली है, ये हाथ है, ये तलवार। वह पलक झपकाया। यह एक मूर्ति है। वास्तव में यह मानव निर्मित थी। कम से कम 200 मीटर ऊंची प्राचीन विशाल मूर्ति। यह एक योद्धा को दर्शाती थी जो जटिल प्लेट कवच में था। उसके ब्रेस्ट प्लेट पर 7 चमकते सितारे थे। उसके हाथों में विशाल तलवार थी जो जमीन की ओर इशारा कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस विशाल पत्थर योद्धा का सिर गायब था। वह प्लेटफॉर्म जिस पर सनी खड़ा था उसके गले की चोटी थी। सिर शायद डिजाइन से नहीं, बल्कि किसी ने या किसी चीज ने इसे भयानक तरीके से तोड़ दिया था। सनी प्लेटफॉर्म के चारों ओर घूमा, नीचे देखा, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। ये जगह आखिर है क्या? जवाब खोजे बिना उसने अपनी छाया को फिर से विशाल के गले पर भेजा और पश्चिमी किनारे पर बैठ गया, भोजन करने वाले राक्षसों का अध्ययन करते हुए। वह हिला नहीं जब तक सूरज अस्त होने वाला नहीं था। जैसे ही सूरज क्षितिज को छूता, कहीं नीचे से भयंकर गर्जना सुनाई दी। राक्षस तुरंत भोजन छोड़कर भाग खड़े हुए, कुछ मूंगा स्तंभों में छिप गए, कुछ मिट्टी में खुद को दबा लिया। कुछ मिनट बाद भूल भुलैया में काले पानी की पहली धाराएं दिखाई दीं। उनका आकार तेजी से बढ़ा और जल्द ही एक प्रलयनकारी बाढ़ सब कुछ निगल गई। रात के आते ही समुद्र लौट रहा था। सनी इस अविश्वसनीय प्रक्रिया को देख रहा था। विचार उसके मन में घूम रहे थे। 1 घंटे में गोल प्लेटफॉर्म फिर से केवल काले पानी के ऊपर बची हुई चीज थी। अध्याय 32, एक चुनाव करना। खाली पेट और विचारों से भरे दिमाग के साथ सनी प्लेटफॉर्म के केंद्र में लौट आया और बैठ गया। कुछ समय बाद उसने अपनी छाया को बुलाया और कहा, अगर कुछ हुआ तो मुझे जगा देना। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और नींद लेने की कोशिश की। उसकी चेतना जल्दी ही अंधकार की मीठी गोद में चली गई, जिससे सनी को बहुत आवश्यक आराम मिला। लेकिन आधी रात में अचानक एक उत्तेजना ने उसे जगा दिया। सनी फटाक से खड़ा हो गया। उसका सुस्त दिमाग चिंता और तनाव से भरा हुआ था। वह डर रहा था कि विशाल टेंटेकल का मालिक वापस आकर अपना काम पूरा कर देगा, या शायद गहराई में कोई और डरावना जीव उसे इंसानी मांस खाने के लिए महसूस कर रहा था। लेकिन समुद्र शांत था। उसने नाइटलेस योद्धा की मूर्ति के आसपास कोई असामान्य गतिविधि नहीं सुनी। क्या है? सनी ने फुसफुसाते हुए छाया से पूछा। छाया चुपचाप उसे एक विशेष दिशा में इशारा कर रही थी। सिर घुमाकर सनी ने तुरंत समझ लिया कि जागना सही निर्णय था। नहीं तो वह शायद यह नहीं देख पाता। दूर, कई किलोमीटर दूर, अंधकार में एक छोटी नारंगी रोशनी झिलमिला रही थी। लहरों की गति के साथ उसकी परछाइयां ऊपर नीचे हो रही थीं। ये बहुत दूर था, इसलिए सनी बस उसे कुछ समय तक घूरता रहा। जल्द ही वह रोशनी गायब हो गई। अन्य स्लीपर, प्राकृतिक घटना, या कोई राक्षस जाल बिछा रहा है। उसके दिमाग में तुरंत ही डरावने गहरे पानी के जीवों की यादें आईं। सिर हिलाते हुए सनी फिर से लेट गया और नींद लेने की कोशिश की। लेकिन इस बार नींद भाग रही थी। भूख की पीड़ा अब तक असहनीय नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। प्यास और भी ज्यादा कष्टकारी थी। अंत में वह सूरज निकलने तक जागता रहा और अंधेरा समुद्र फिर पीछे हट गया। जैसे ही सुबह हुई, पिंसर वाले राक्षस अपनी छुपी जगहों से बाहर निकल आए और विशाल शव पर लौटकर अपना भोजन जारी रखा। सनी ने कुछ समय उन्हें देखा, फिर प्लेटफॉर्म के विपरीत दिशा में गया, जहां उसने पिछली रात रहस्यमय रोशनी देखी थी। सिरहीन मूर्ति से कुछ किलोमीटर दूर जमीन प्राकृतिक रूप से उठी और एक टीले जैसी आकृति बनाए। उस टीले पर एक विशेष विशाल मूंगा स्तंभ आकाश की ओर उठ रहा था। दिखाई देने से लगता था कि उसकी ऊपरी शाखाएं रात के समय पानी के ऊपर रह सकती थीं। सनी के दिमाग में कई विचार आए, लेकिन अंततः केवल 2 सवाल महत्वपूर्ण थे। क्या वह भूल भुलैया में से रास्ता ढूंढकर दिन में उस दूरी को तय कर पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उसे यह प्रयास करना चाहिए? अंततः उसने निर्णय लिया कि वह अगले दिन सिरहीन मूर्ति छोड़कर उस नारंगी रोशनी के स्रोत की ओर जाएगा। उसने अपनी छाया को आगे भेजा ताकि वह भूल भुलैया में जितना दूर जा सके उतना जांच कर सके और संभावित रास्ते का आरंभिक नक्शा तैयार कर सके। तर्कसंगत रूप से सिरहीन मूर्ति के ऊपर रहना शायद सबसे सुरक्षित था। समस्या केवल ये थी कि प्यास या भूख उसे जल्दी ही मार सकती थी। लेकिन अगर वह नीचे उतरे तो यह समस्याएं हल हो सकती थीं। वह समुद्र के पानी को साफ कर पी सकता था, जैसा टीचर जूलियस ने उसे सिखाया था।
वह जाल बना सकता था और एक पिंसर राक्षस को मारकर खा सकता था। उनका आकार इतना विशाल था कि केवल एक राक्षस ही कई हफ्तों तक उसे खिला सकता था। दिन में शिकार करना और रात के आते ही मूर्ति पर लौटना, यह उसकी सबसे सुरक्षित योजना थी। लेकिन ये तरीका एक महत्वपूर्ण चीज से रहित था, उन्नति की संभावना। ये केवल जीवन बनाए रखने के लिए था, लेकिन आशा देने के लिए नहीं। यदि उसका जीवन सिरहीन मूर्ति के चारों ओर सीमित क्षेत्र में ही बीतता, राक्षसों को खाते और डरते हुए, तो वह शायद तुरंत कूदकर इसे खत्म करना पसंद करता। इसलिए उसका निर्णय स्पष्ट था, नारंगी रोशनी के स्रोत तक पहुंचना। और यदि वह इसे करने वाला था, तो पिंसर राक्षसों के विशाल शव को खत्म करने से पहले इसे करना आवश्यक था। इस तरह कम से कम आसपास का भूल भुलैया का हिस्सा उन्हें खाली मिलेगा। रात में अंधेरे समुद्र पर अचानक तूफान आया। सनी समय पर जागा और बारिश और तेज हवाओं के लिए खुद को तैयार किया। सामान्यतः बारिश से उसका मूड खराब हो जाता, लेकिन इस बार वह केवल ताजे पानी के बारे में सोच रहा था। नीचे गिरने से बचते हुए उसने अपने हाथों में पानी भरकर तृष्णा बुझाई। बिजली की चमक ने उबलते समुद्र के ऊपर सब कुछ रोशन कर दिया। अगर कोई अब सनी को देखता तो उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान देखता। तूफान कई घंटे तक जारी रहा। सनी प्लेटफॉर्म के बीच में बैठा रहा और इसकी क्रोध झेलता रहा। कई बार ऊंची लहर सिरहीन योद्धा की गर्दन पर पड़ी, उसे बहाने की धमकी दी। लेकिन सनी ने गहरे नक्काशीदार पत्थर की सतह को मजबूती से पकड़ रखा था। सुबह जैसे ही तूफान शांत हुआ, उसकी सारी मांसपेशियां दर्द से भर गईं। लेकिन समय बर्बाद करने का अवसर नहीं था। जैसे ही राक्षस शव पर लौटे, सनी प्लेटफॉर्म के किनारे से फिसलकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसने फिर से विल्डरनेस सर्वाइवल कक्षाओं का धन्यवाद किया, क्योंकि उसे चढ़ाई और ट्रिवर्सल की बुनियादी तकनीकें सिखाई गई थीं। इसके अलावा उसने पहले ही नीचे उतरने का सर्वोत्तम मार्ग ढूंढ लिया था और अपनी छाया की मदद से पकड़ने के सर्वोत्तम स्थान याद कर लिए थे। जल्द ही उसके पैर जमीन पर पहुंचे। सिरहीन मूर्ति की सुरक्षा छोड़ने के बावजूद सनी ने तुरंत महसूस किया कि उसका मूड बेहतर हो गया। गत कुछ दिनों तक निष्क्रिय रहना उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। अब भले ही योजना असफल हो जाए, कम से कम वह कुछ करने उतर रहा था जिसे उसने स्वयं चुना था। कोशिश करना और असफल होना कोशिश न करने से बेहतर था। काली मिट्टी इतनी गहरी थी कि उसे धीमा कर सकती थी, लेकिन अधिक नहीं। अभ्यास के बाद सनी संतोषजनक गति से चलने में सक्षम हो गया। और जैसे ही वह छायाओं के भीतर रहा, उसके कदम हल्के और चुपचाप थे, मिट्टी से कोई आवाज नहीं आई। वह उन रास्तों में से एक पर गया जो उसे दूर टीले तक ले जाने वाले थे और लाल भूल भुलैया की ठंडी छाया में प्रवेश किया। तुरंत ही एक अजीब सा एहसास उसके मन को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे भूल भुलैया के बाहर की दुनिया अब अस्तित्व में ही नहीं रही। सिर्फ उसके घुमावदार अंधेरे रास्ते ही रह गए थे। ये लगभग अनंत लगता है। सिर हिलाते हुए सनी ने अपनी छाया को आगे भेजा ताकि किसी भी संभावित खतरे की सूचना पहले से मिल सके। उसका जीवन अब इस बात पर निर्भर था कि क्या वह सूरज डूबने से पहले दूर स्थित टीले तक पहुंच पाएगा या नहीं। छाया उसके आगे बढ़ गई, कोई बाधा नहीं मिली। कभी कभी यह उच्च स्थान पर जाकर रास्तों की दिशा देखती, जिससे सनी अधिकतर समय सर्वोत्तम मार्ग चुन सकता। फिर भी उसे एक दो बार पीछे लौटना पड़ा, या तो बंद रास्ते में या गलत दिशा में। फिर भी सब कुछ सुचारू लग रहा था। सनी को भूल भुलैया के अंदर की संरचना और उसके नीचे की मिट्टी में छिपी अज्ञात हड्डियों की मात्रा को ध्यान से देखने का समय भी मिला। वहीं जैसे ही वह थोड़ी ढील देता, काली मिट्टी सीधे उसके सामने हिलने लगी। अगले ही पल विशाल पिंसर जमीन से बाहर निकला और हवा में टूटते हुए उसका शरीर आधा काटने की धमकी देने लगा। अध्याय 33 कारापेस कवेंजर। धत सनी के दिमाग में यही एक विचार आया जब वह अजीब तरीके से पीछे गिर पड़ा और विशाल पिंसर उसके चेहरे के ठीक सामने क्लैक की आवाज के साथ बंद हो गया। उसके चिटिन वाले नुकीले ब्लेड इतने पास थे कि वह साफ साफ देख सकता था कि उस पर मिट्टी के कण चिपके हुए हैं। सनी अपनी पीठ के बल गिरा और अचानक हमले से बच गया। अच्छी बात यह थी कि उसे चोट नहीं लगी और वह मरने से बच गया। बुरी बात यह थी कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था और हमलावर और उसके बीच तुरंत दूरी बनाने में असमर्थ था। विशाल पिंसर अभी भी उसके ऊपर मंडरा रहा था। जैसे ही यह सनी को समझ आया, उसने बुरी तरह से खुद को साइड में घुमाया। अगले ही पल पिंसर नीचे की ओर झपटा, जिससे मिट्टी में हल्की कंपन हुई। अगर उसकी तेज प्रतिक्रिया नहीं होती तो उसकी छाती को यह हमला कुचल देता। वह भी उठने ही वाला था कि पिंसर ने साइड में झपटा। सौभाग्य से सनी तैयार था। उसने हमले को टालने या ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पिंसर के साथ चला गया और अपने फैलाए हाथों से उसे टकराने दिया, जिससे धक्का कम हो गया। जब उसकी बाहें दर्द से चीख रही थीं, सनी ने हमले की शक्ति का उपयोग किया और अपने शरीर को हवा में उड़ने दिया। इस तरह कम से कम वह पिंसर की पहुंच से बाहर हो गया। उसने भले ही लड़ाई नहीं सीखी थी, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह से पता थी, गिरने का तरीका।
अपने गर्दन या सांस को चोट पहुंचाए बिना उसने शरीर को सहारा देकर फुर्ती से रोल किया और हमलावर से कुछ दूरी पर रुक गया। अब मैं अपनी राय बदलता हूं, सनी ने सोचा, हीरो के बैटल रोल पर अपने व्यंग्यपूर्ण ताने को याद करते हुए। रोल करना किसी भी सम्मानित राक्षस लड़ाई तकनीक का हिस्सा है। फिर उसने ऊपर देखा और स्थिति का आकलन करने की कोशिश की। उसके सामने हमलावर आखिरकार प्रकट हुआ। वह मिट्टी के नीचे से उभरा और घुटने टेके सनी पर विशाल छाया डाल दी। उसके छोटे छोटे आंखों में क्रोध, भूख और दुष्टता थी। ये वही पिंसर राक्षस था जिसे उसने लंबे समय से देखा था। लगभग 3 मीटर ऊंचा, भारी शरीर वाला ये प्राणी अपनी मांडिबल हिलाकर एक तेज, चुभती आवाज निकाला। तुम अपने बाकी दोस्तों के साथ विशाल शव क्यों नहीं खा रहे, हे केकड़ा? लेकिन सनी के इस नाराज सवाल का जवाब स्पष्ट था। राक्षस बहुत बुरी हालत में था। इसके 8 दांतेदार पैरों में से आधे टूटे हुए थे। मोटी कवच में दरारें थीं, जिनसे चिपचिपा नीला रक्त रिस रहा था। इसके 2 पिंसा हाथों में से एक पूरी तरह से कटा हुआ था। अगर यह स्थिति न होती तो ये राक्षस सीधे बाकी राक्षसों के साथ भोजन में शामिल हो सकता था। सनी केवल इस हमले पर सीधे पड़ा हुआ था। उसने अपनी छाया की स्काउटिंग क्षमताओं पर बहुत भरोसा किया था, भले ही वह जागरूक मानव से अधिक सतर्क न थी। और वजनहीन और आवाज़हीन होने की वजह से राक्षस ने छाया को देखा भी नहीं। दूसरी ओर सनी अपने आप को भाग्यशाली भी मान सकता था। यही वजह थी कि वह राक्षस के अचानक हमले से बच गया। लेकिन अपने भाग्य पर विचार करना बाद में हो सकता था, अभी सबसे जरूरी काम था बचना। वापस आओ, उसने छाया को आदेश दिया और एक साइड में कूद गया। अगले ही पल जिस जगह पर वह खड़ा था, राक्षस ने उसे तोड़ दिया। उसका भारी पिंसर एक मूंगा स्तंभ से टकराया, जिससे लाल टुकड़े चारों ओर उड़ गए। सनी ने संतुलन बनाए रखा और आगे बढ़ा। वह उम्मीद कर रहा था कि भारी, कवचधारी, घायल राक्षस उसकी गति का मुकाबला न कर सके। लेकिन अफसोस, यह आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला निकला। उसके दांतेदार पैर मिट्टी में चुभते और पिंसर फिर हवा में उड़कर उसकी गर्दन काटने की धमकी देता। सनी झुक गया, पिंसर से बचा और अंततः एक क्षण के लिए राहत मिली। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कुछ हथियार तलाशते हुए। लगभग तुरंत उसने मिट्टी में फंसा लंबा, चिकना, तेज हड्डी देखा। बिना रुकावट के उसने झुककर उसे खींचा। हड्डी लगभग 1.5 मीटर लंबी थी, नुकीले सिरे के साथ। ये लगभग भाला जैसा था। समस्या ये थी कि इस भाले की लंबाई भी राक्षस के मुकाबले छोटी थी, और वह भी शक कर रहा था कि यह कठोर कवच को छेद सकता है या नहीं। संक्षेप में, उसे करीब जाकर राक्षस के कवच की दरार पर निशाना लगाना था। लेकिन इतनी पास दूरी पर राक्षस उसे अपने वजन और विशाल शरीर से कुचल सकता था। फिर सनी के दिमाग में एक पागल विचार आया। कुछ चौंकाने वाला, शायद साहसिक या मूर्खतापूर्ण, लेकिन वह इतना पागल नहीं था कि वास्तव में इसे अपनाए। उसी समय पिंसर फिर हमला किया। सनी थोड़ी देर से बचा और पिंसर की धार ने उसके बाएं पैर को छू लिया। पपटियल श्राउड ने रक्त बहने नहीं दिया, लेकिन ताकत के साथ यह उसे जमीन पर फेंक दिया। वापस उठने का समय नहीं था। सनी ने समझ लिया कि अब पागलपन अपनाने का समय था। उसने ठहरकर राक्षस को अपने शरीर पर पकड़ने दिया। तुरंत उसकी पसलियों पर भयानक दबाव पड़ा। सनी को लगा जैसे वह फट जाएगा, लेकिन उसका कवच, जिसे उसने एक जागरूक तानाशाह को हराकर पाया था, राक्षस के पिंसर के कुचलने से बचा। अगले ही पल उसकी छाया पपटियल श्राउड पर गिरकर इसे ढकने लगी। कवच की सुरक्षा बढ़ी और वह पिंसर के कुचलने वाले पकड़ का बेहतर सामना कर पाया। सनी और राक्षस बराबरी पर थे। सनी खुद को राक्षस की पकड़ से नहीं निकाल पा रहा था, और राक्षस उसे पिंसर से आधा काटकर मार भी नहीं पा रहा था। वे एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी राक्षस की आंखों में पागल आग जल उठी। उसने मांडिबल को क्लिक किया और सनी को हवा में उठाकर अपने मुंह के पास ले गया, जाहिर तौर पर सिर काटने की तैयारी में। क्यों सब मुझे खाना चाहते हैं? क्या मैं इतना स्वादिष्ट हूँ? सनी ने आखिरी मौका समझा। उसने छाया को हड्डी पर बहने दिया और पूरी ताकत से उसे आगे धकेला। अंधेरा हड्डी भाला राक्षस की आंख में घुस गया और गहराई तक पहुंच गया। राक्षस की दूसरी आंख सिकुड़ गई। सनी ने दांत पीसे और हड्डी को मोड़कर अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उसने अपने शरीर पर दबाव घटते हुए महसूस किया। पिंसर खुल गया और सनी गिर पड़ा। विशाल राक्षस भी जमीन पर गिर गया। हड्डी भाले में अब भी उसकी आंख से लगी हुई थी, नीले रक्त में लथपथ। आपने एक जागरूक राक्षस को मारा है, कैरापेस स्कैवेंजर। आपको प्राप्त हुआ एक मेमोरी, अजूर ब्लेड। आपकी छाया और मजबूत हो गई है। अध्याय 34, केवल स्टील याद रखता है। सनी की हालत कीचड़ में फैल कर हुई थी और वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कानों में स्पेल की सूक्ष्म आवाज गूंज रही थी। आपकी छाया और मजबूत हो गई है। तुरंत ही उसने हल्का सा बदलाव महसूस किया। उसका शरीर थोड़ा मजबूत हुआ, दृष्टि थोड़ी तेज हुई, त्वचा थोड़ी चिकनी हो गई। बदलाव मामूली था लेकिन स्पष्ट। यह क्या था? उसका अनुमान था और पुष्टि करना आसान था। सनी ने रन समन किए। शैडो फ्रैगमेंट्स 1410 ज़ेरोथ्स।
पहले उसके पास केवल 12 रहस्यमयी शैडो फ्रैगमेंट थे और वह ये नहीं जानता था कि और कैसे प्राप्त करें। अब ऐसा लग रहा था कि यह प्रक्रिया स्वचालित थी, बस किसी दुश्मन को मारना था और उनकी छाया का हिस्सा अपने अंदर समाहित कर अपनी शक्ति बढ़ाना था। इसके अलावा उसे मिलने वाले फ्रैगमेंट की संख्या सीधे मारे गए दुश्मनों की संख्या से संबंधित नहीं थी। थोड़ी सोच के बाद सनी ने प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला। डोमेन सुप्त सोल कोर उसे एक फ्रैगमेंट देता था, अवेकेंड जागृत कोर उसे 2 देता था, लेकिन केवल वही दुश्मन गिने जाते थे जिन्हें उसने प्रत्यक्ष रूप से हराया था। माउंटेन किंग के अलावा एक सुप्त जीव को मारने से उसे एक शैडो फ्रैगमेंट मिला। अनुभवी दास विक्रेता एक सुप्त मानव को मारने से एक और मिला। माउंटेन किंग खुद एक जागृत तानाशाह था जिसमें 5 जागृत कोर थे। प्रत्येक से सनी को 2 शैडो फ्रैगमेंट मिले, कुल 12। और अब कारापेस कवेंजर को मारने के बाद उसके पास 14 हो गए। दिलचस्प बात यह थी कि शिफ्टी, स्कॉलर और हीरो की मौतों से उसे कोई फ्रैगमेंट नहीं मिला, भले ही उनकी मौत उसके कारण हुई थी। ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन का भाग अपने हाथों से खत्म करना जरूरी है। खैर, या कम से कम किसी प्राचीन मृत देवता को बुलाकर। यह प्रक्रिया सामान्य अवेकेंड की शक्ति बढ़ाने के समान थी, बस अंतर इतना था कि आत्मा के टुकड़े सोल शार्ड्स निकालने और खाने के चरण छोड़ दिए गए और तुरंत शोषण किया गया। इसका मतलब था कि शैडो फ्रैगमेंट संग्रहित नहीं किए जा सकते, न खरीदे जा सकते हैं और न बेचे जा सकते हैं। यदि सनी शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसकी एकमात्र विकल्प लड़ना और मारना था। शांतिपूर्ण जीवन मेरे लिए नहीं है, लगता है। पहले सनी सोचता था कि उसके पास कम से कम सुरक्षित रास्ता चुनने का विकल्प है। कई अवेकेंड कभी मानव सिटाडल से बाहर नहीं जाते और कभी नाइटमेयर क्रिएचर्स का सामना नहीं करते, बल्कि विभिन्न कामों में लगे रहते। वे सोल शार्ड्स के रूप में भुगतान पाते थे, जो उनके विकास का ईंधन और सिटाडेल्स में सार्वभौमिक मुद्रा दोनों थे। सनी कभी ऐसा जीवन अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन विकल्प न होना थोड़ा चुभ रहा था। खुशी की बात यह थी कि सोल शार्ड्स का उपयोग न करने के कारण वह आसानी से और भी फ्रैगमेंट इकट्ठा कर सकता था और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपयोग कर सकता था। इससे वह 2 गुना प्रभावशाली बन गया। इसके अलावा शैडो कोर का मामला था। चूंकि सनी और उसकी छाया दोनों इससे जुड़े थे, कोर को मजबूत करने से सनी की शक्ति बढ़ेगी और उसकी छाया भी। प्रत्येक शैडो फ्रैगमेंट से सनी को वास्तव में 2 गुना लाभ मिलता। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। भविष्य उज्ज्वल था अगर वह जीवित रहता और भविष्य का अवसर पाता। सनी बैठा, अपनी आंखें मूंद कर अपनी मेमोरी रन देखी। अजूर ब्लेड, क्या उसने आखिरकार हथियार पाया? मेमोरी, अजूर ब्लेड, मेमोरी रैंक, अवेकेंड, मेमोरी टाइप, वेपन, मेमोरी डिस्क्रिप्शन, इस भूली हुई तट पर केवल स्टील याद रखता है। रोचक, बहुत जानकारीपूर्ण नहीं, लेकिन रोचक। सनी ने अपना नया हथियार बुलाया और एक तेज, हल्की तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। ये लगभग 1 मीटर लंबी थी। ब्लेड सीधी और एकल धार वाली थी, नुकीले सिरे के साथ। यह आजूर स्टील से बनी थी, सुंदर परतदार पैटर्न के साथ। गहरे स्टील में सफेद चमक दिख रही थी। क्रॉसगार्ड न्यूनतम था, हथियारधारी के हाथ लगभग अनसुरक्षित। सनी ने छाया को अजूर ब्लेड के चारों ओर लपेटा। तुरंत स्टील नीला काला हो गया और सफेद चमक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे रात का तारा भरा आकाश। सनी खड़ा हुआ और तलवार को कुछ बार लहराया, इसके वजन के आदी होने के लिए। धार हवा काटते समय श्वास छोड़ती थी। अच्छा, अब मैं सच में एक अवेकेंड लगता हूँ। फिर उसने कारापेस कवेंजर के शव की ओर देखा और चेहरे पर गंभीरता आई। ये हिस्सा सुखद नहीं होने वाला था। कुछ समय बाद उसने दरार वाले कवच को तोड़ा और गुलाबी कोमल मांस की कुछ पट्टियां काटी। उसने जीव के सीने से चमकता हुआ क्रिस्टल भी निकाला, सोल शॉर्ड। अधिक आशा न रखते हुए उसने शॉर्ड को अवशोषित करने की कोशिश की, जैसा कि करना था। जैसा उसने सोचा, कुछ नहीं हुआ। ये मेरे लिए सीधे उपयोगी नहीं है। सनी ने कंधे उठाए, शॉर्ड और मांस को काले समुद्री शहद से बनाई गई त्वरित झोली में रखा और सूरज की ओर देखा। दिन अभी भी युवा था। उसे अभी भी दूर की पहाड़ी तक पहुंचने का अच्छा मौका था, लेकिन उसकी बाईं टांग घायल थी, इसलिए चलना आसान नहीं था। उसने दांत कसकर हिचकते हुए चलना शुरू किया। घंटों बीत गए। चोटों और सतर्कता के कारण सनी की गति बहुत धीमी हो गई। वह पसीना बहा रहा था और हर कदम पर दर्द महसूस कर रहा था। अधिक बुरा यह था कि भूल भुलैया के भीतर जितना आगे गया, रास्ते उतने ही उलझे और भ्रमपूर्ण होते गए। छाया की मदद के बावजूद उसे बार बार पीछे मुड़ना पड़ता और सही दिशा में चलने में संघर्ष करना पड़ता। धत धत धत। अगर कुछ नहीं बदला तो सनी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसका मतलब होगा कि लौटती हुई समुद्री लहर में वह कुचला जाएगा। मरने का सोचने की अनुमति न देते हुए सनी तेज चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह बहुत जल्दी नहीं कर सकता था। गलत मोड़ की वजह से बहुमूल्य मिनट बर्बाद हो जाते। शापित। जैसे ही वह हताश होने लगा, उसकी छाया ने अचानक कुछ देखा जिसने सनी को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया।
रास्ते के कुछ दूरी पर कुछ मोड़ों के बाद मूंगे फैल गए और एक छोटा खुला मैदान बना, और उस मैदान के बीच में कोई कीचड़ में चल रहा था। सनी ने सबसे पहले देखा कि उसकी त्वचा कितनी उजली थी, बहुत सारी त्वचा। लंबी पतली लड़की केवल समुद्री शहद से बनी अस्थायी स्कर्ट और साधारण ब्रासियर पहने थी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शांत चेहरे के साथ रुकी और पीछे मुड़ी। हवा उसके छोटे चांदी जैसे बालों में खेल रही थी। ये नेफिस द चेंजिंग स्टार थी। एक हाथ में वह अजीब सुनहरी रस्सी पकड़ रही थी, और रस्सी के दूसरे सिरे पर कैसिया, अंधी लड़की, सावधानी से पीछे चल रही थी। अध्याय 35। एक छाया, एक तारा और एक भविष्यवक्ता। ऊपर ग्रे आसमान, नीचे काला कीचड़ और बीच में अनंत रक्तलाल समुद्र। इस सपने जैसे परिदृश्य में दो खूबसूरत लड़कियां भूल भुलैया में चल रही थीं। एक नाजुक और कोमल थी, सुनहरे बाल और नीले खोए हुए से दिखने वाली आंखें। उसने साधारण ट्यूनिक पहना था, पैरों में चमड़े की चप्पलें थीं और समुद्र की लहरों के रंग की एक चादर कंधों पर डाली हुई थी। दूसरी लंबी और पतली थी। उसके रेशमी चांदी जैसे बाल और साफ ग्रे आंखें थीं। उसके खुले कपड़े काले समुद्री शहद से बने थे, जिससे उसकी गोरी त्वचा और एथलेटिक काया दिखाई दे रही थी। वह सजग, सतर्क और नंगे पांव थी। दोनों लड़कियों को एक सुनहरी रस्सी से जोड़ा गया था। वाह, क्या दृश्य है, सनी ने सोचा। अचानक उसे पछतावा हुआ कि वह कलाकार नहीं है। ये दृश्य सचमुच एक चित्र बनने के लिए मन कर रहा था। रुको, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मैंने लोगों को देखा। उसका दिल थोड़ा धड़क गया। अगर नेफिस और कैसिया यहाँ हैं, तो इसका मतलब था कि पहले जो नारंगी रोशनी दिखाई दी थी, वह शायद उन्हीं से जुड़ी थी। यानी वे जानते थे कि ऊंची पहाड़ी तक कैसे पहुंचना है, और इसका मतलब था कि सनी को ऊंची लहर में कुचलकर मरना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? वह दूसरों के बीच खुद को स्थापित करने में अच्छा नहीं था। वास्तव में वह इसके बिल्कुल विपरीत था। लोग आमतौर पर स्वाभाविक रूप से उससे दूर रहते थे, और यह सामान्य परिस्थितियों में। इस बार उसने पूरे 4 हफ्ते ये सुनिश्चित किया कि अकादमी में हर कोई उससे नफरत करे। शाबाश सनी, फिर भी वह कम से कम उपयोगी था। इस स्थिति में एक और शरीर होना, जब भूखे राक्षस हों, तो बहुत मददगार था। और वह कोई साधारण इंसान नहीं था। अकेले स्काउट करने की उसकी क्षमता बहुत मूल्यवान थी। निश्चित रूप से वे इसे समझेंगे, है ना? भारी सांस छोड़ते हुए सनी ने छाया में कदम रखा और खुला मैदान की ओर तेजी से बढ़ा। वह वहां लगभग 1 मिनट में पहुंच गया, छिपकर 2 लड़कियों को देखा और अंतिम निर्णय लेने से पहले उनका निरीक्षण किया। लकड़ी की छड़ी की मदद से अंधी कैसिया धीरे धीरे खुला मैदान की ओर बढ़ी और हाथ बढ़ाया। सनी उनके बीच के संवाद से थोड़ा मजा ले रहा था। क्या वह मजबूत, शांत प्रकार की लड़की है? फिर वह अपने दुविधा पर लौट आया और मुंह मरोड़ लिया। मैं उनसे कैसे बातचीत करूं? धत, यह इतना कठिन क्यों है? ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें डेट पर पूछ रहा हूं। मेरा मतलब उनमें से एक, दोनों। मैं क्या सोच रहा हूं? बस जाओ और हाय कहो। लेकिन अगर वह अचानक छाया से बाहर आया और बिल्कुल अजीब नहीं दिखा, कितनी संभावना थी कि वे डर जाएं और हमला कर दें इससे पहले कि वे ये समझें कि वह राक्षस नहीं है। रुको, क्यों वे? धत, इसे छोड़ो। सबसे सुरक्षित तरीका अपनाते हुए सनी ने अपनी छाया को आदेश दिया कि वह छिपने की जगह छोड़कर ऐसे स्थान पर जाए जहां नेफिस उसे स्पष्ट रूप से देख सके। उसने महसूस किया कि छाया आंखें घुमा रही थी, जैसे आदेश मानते हुए। जैसे ही छाया हिली, नेफिस ने अचानक हाथ से वार किया। तुरंत एक लंबी तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई और वह रक्षात्मक स्थिति में आ गई। छाया ने 2 कदम भी नहीं उठाए थे कि उसे चेंजिंग स्टार की ग्रे आंखों ने रोक लिया। छाया ठहरी। वह थोड़ी चौंकी हुई लग रही थी। कैसिया ने 1 कदम पीछे हटाया। नेफ, क्या हुआ? नेफिस तुरंत उत्तर नहीं दी, छाया का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। फिर उसने बस कहा, एक छाया है। कैसिया का गुड़िया सा चेहरा फीका पड़ गया। एक छाया? लुटेरे? लंबी लड़की ने सिर थोड़ा झुका लिया। नहीं, यह एक मानव की छाया है। ये स्पष्ट रूप से वह नहीं था जो कैसिया सुनना चाहती थी। हैरानी से उसने पूछा, एक मानव की छाया? क्या क्या कर रही है? नेफिस ने थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर सामान्य आवाज में जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह ... ये हमें हिलाकर अभिवादन कर रही है। पूरे 1 मिनट की चुप्पी के बाद कैसिया अंततः प्रतिक्रिया देने के लिए शब्द खोज पाए। क्या? मैंने कहा, यह अभिवादन कर रही है। हाँ, मुझे पता है। मेरा मतलब, यह ऐसा क्यों कर रही है? नेफिस ने मुंह खोला, फिर से बंद किया। मुझे नहीं पता, शायद ये हमें जाल में फंसाने के लिए ध्यान भटकाने का तरीका है। इस पर सनी ने तय किया कि अब बात करने का समय है। उसने गहरी सांस ली और दोस्ताना स्वर में कहा, असल में मैंने इसे पहले भेजा ताकि आप तलवार से मुझे न मार दें, इससे पहले कि आप समझें कि मैं इंसान हूं। तुरंत ही नेफिस ने अपना सिर घुमाया और सनी की छाया में छिपे स्थान का पता लगाया। उसकी तलवार हल्की सी घुमी, नई धमकी की ओर इशारा करते हुए। अगर तुम इंसान हो तो छाया में छिपकर क्यों हो, जैसे कोई भेड़िया? धत, मैं कोई भेड़िया नहीं हूं।
सनी हकलाया, लेकिन उसकी फ्ला निर्दयी थी, उसे जवाब देना था और सच बताना भी। मेरा मतलब है, आप चेंजिंग स्टार नेफिस हैं। सच कहूं तो मैं थोड़ा डर गया हूं। नेफिस ने उत्तर नहीं दिया। उसके पढ़ने में कठिन चेहरे के कारण यह तय करना लगभग असंभव था कि उसने उस पर विश्वास किया या नहीं। हालांकि उसने उसका ट्रू नेम उत्तर में शामिल किया ताकि यदि वह किसी राक्षस के रूप में इंसान का बहाना कर रहा होता तो वह इसे नहीं जान पाता। सौभाग्य से कैसिया अधिक भावपूर्ण थी। क्या तुम वही लड़का हो जो कैफेटेरिया में मेरे साथ बैठा था? सनी मुस्कुराया। वहीं नेफिस ने अंधी लड़की की ओर देखा। तुम उसे जानते हो? कैसिया ने सिर हिलाया। मैं उसकी आवाज़ पहचानती हूँ। उसका नाम सनलेस है। वह रैंकिंग में मेरे ठीक ऊपर अंतिम से दूसरे स्थान पर था। लंबी लड़की ने याद करने की कोशिश करते हुए भौहें चढ़ाईं। फिर उसने पूछा, वह पागल लड़का? सनी की मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह निराशा आई। अरे यार, कैसिया हिचकिचाए और उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं सच में पागल नहीं हूँ। मैंने बस हम कुछ बातें कही थीं कुछ लड़कियों से। ये सब एक गलतफहमी थी। नेफिस कुछ सेकंड के लिए शांत रही, फिर आखिरकार अपनी तलवार को नीचे रख दिया। ठीक है, तुम बाहर आ सकते हो। सनी धीरे धीरे छाया से बाहर आया, अपनी छाया को अपने पैरों तक बुलाया और फिर से जोर दिया, जो विजिबली हिल रही थी। वह बुरा भला हंस रहा था। नेफिस से कुछ मीटर दूर रुकते हुए उसने हाथ उठाए, ये दिखाने के लिए कि वह लड़कियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चेंजिंग स्टार ने उसे जिज्ञासु दृष्टि से देखा। तुम्हारे साथ क्या हुआ? वह उसकी लंगड़ेपन, चोट और कुल मिलाकर खराब स्थिति की ओर इशारा कर रही थी। सनी ने सांस छोड़ी। कारापेस कवेंजर। नेफिस ने एक भौं उठाए। तुम जिंदा भागने में सफल रहे। बिल्कुल। सनी ने अवचेतन रूप से अपनी पीठ सीधी की। मैं भागा नहीं, मैंने इसे मार दिया। अपना बिंदु साबित करने के लिए उसने अपने रिक्सैक की ओर इशारा किया जिसमें स्वादिष्ट राक्षस का मांस भरा था। नेफिस ने उसे फिर से देखा और अपनी राय फिर से आंका। अब उसकी आंखों में थोड़ी स्वीकृति की झलक थी। कारापेस कवेंजर केवल जानवर थे, लेकिन वे जागृत थे। उनके विशाल शरीर और प्राकृतिक कवच के साथ किसी भी स्लीपर के लिए उसे हराना आसान नहीं था, कम से कम किसी को जो रैंकिंग की सूची के बिल्कुल निचले स्थान पर था। सनी ने आंखें झुकीं। ये पहले ही घायल था। नेफिस ने कंधे ऊंचे किए। एक हत्या ही होती है। तुमने अच्छा किया। उसके बाद वह चुप हो गई, जैसे और कुछ कहने की योजना नहीं हो। सनी भी नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। सौभाग्य से कैसिया ने मदद की। क्या तुम वास्तव में घायल हो? उसने सिर हिलाया। नहीं, बस मेरी पसलियां और पैर में चोट है, मैं 1 या 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मेरा कवच काफी मजबूत है। वह इस बात की चिंता नहीं कर रहा था कि वे उसे पपटियर श्राउड पाने के लिए मारने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि मेमोरीज उनके मालिक की मृत्यु के समय नष्ट हो जाते हैं। वे केवल जीवित व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से हस्तांतरित हो सकते हैं। खैर, हमेशा यातना और ब्लैकमेल का विकल्प होता है, लेकिन वह संदेह करता था कि इन खूबसूरत लड़कियों में से कोई ऐसा करेगी। सनी ने गला साफ किया। स्कवेंजर से टकराने से पहले मैं उस ऊंची पहाड़ी की ओर जा रहा था जिस पर विशाल मूंगे का स्तंभ था, लेकिन लड़ाई के बाद मेरी गति कम हो गई। अब मुझे चिंता है कि समय पर पहुंच नहीं पाऊंगा। क्या शायद तुम रास्ता जानती हो? कैसिया मुस्कुराए। असल में हम पिछले कुछ दिन उसी पहाड़ी पर बिताए थे। हम बस लौटने वाले थे। नेफिस कुछ नहीं बोली, आसमान की ओर देख रही थी। सनी ने होंठ चाटे। तो क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ? वे नहीं कहेंगी, है ना? अंधी लड़की ने अपनी साथी की ओर देखा, चेहरे पर स्पष्ट प्रश्न। नेफिस ने आंखें झुकी और सनी की ओर देखा। कुछ देर बाद उसने कहा, नहीं। क्या? उद्धरण चिन्ह ... कोई समस्या नहीं। तुम्हारे साथ क्या है, राजकुमारी? जल्दी क्यों नहीं बोल सकती? सनी ने दिल की धड़कन महसूस करते हुए मुस्कुराया। अच्छा, ठीक है। अध्याय 36, बोनफायर। ऊंची पहाड़ी तक का बाकी रास्ता ज्यादा समय नहीं लिया। नेफिस ने मार्गदर्शन किया, हर सही मोड़ पर सही दिशा में मोड़ते हुए, इसलिए भूलभुलैया में घूमकर रास्ता खोजने या बंद रास्तों पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही वहां कोई स्कवेंजर भी नहीं थे। असल में वे और तेजी से चल सकते थे अगर कैसिया नहीं होती, जो छड़ी की मदद के बावजूद धीरे चलती थी। सुनहरी रस्सी से जुड़ी हुई, वह हर कदम से पहले सावधानी से आगे का रास्ता छूकर जांचती। क्रिम्सन फॉरेस्ट के असमान रास्ते किसी अंधी व्यक्ति के लिए चलने के लिए आदर्श नहीं थे। सनी ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस कभी कभार उस अजीब जोड़ी की ओर हैरानी भरी नजर डालता। किसी भी तरह देखे, कैसिया केवल बोझ लग रही थी। शायद ये कहने में क्रूरता होगी, लेकिन ड्रीम रियल्म की निर्दयी वास्तविकता में भले इरादों वाली दयालुता अक्सर मौत की ओर ले जाती है। लड़कियों से मिलने और उन्हें देखने से पहले उसे उम्मीद थी कि कैसिया की भयानक फ्ला में कोई अप्रत्याशित और शक्तिशाली एस्पेक्ट छिपा हो, लेकिन उसने देखा कि ऐसा नहीं था। अगर वह ठीक से चल भी नहीं सकती, तो कौन सी शक्ति छिपी हो सकती थी?
कोई भी तथ्य इस निर्दयी सच्चाई से ज्यादा भारी नहीं था कि अंधी लड़की खुद को सुरक्षित नहीं रख सकती और इसलिए केवल अपने साथियों को नीचे खींचेगी। जो कोई इसे होने देता वह या तो मूर्ख होता या जीवन पसंद नहीं करता। तो इनमें से कौन सा वर्णन नेफिस पर फिट बैठता? किसी तरह उसे लगा कि कोई भी नहीं। सूर्यास्त दूर नहीं था जब वे पहाड़ी पर पहुंचे। चढ़ाई करके और विशाल मूंगे की चोटी के पास पहुंचकर नेफिस ने सुनहरी रस्सी को मुक्त किया और तुरंत फिर से बुलाया। इस तरह वह रस्सी खुल गई और उसकी हाथों में सुंदर गुच्छा बनकर दिखाई दी। तो यह एक मेमोरी है। सनी सोच रहा था कि इस जादुई रस्सी की क्या विशेषताएं हैं। जल्द ही उसकी जिज्ञासा संतुष्ट हुई। उसकी आंखों के सामने ही रस्सी की लंबाई अचानक बढ़ने लगी। जल्दी ही ये पहले की तुलना में 3 गुना लंबी हो गई। नेफिस ने शांतिपूर्वक दोनों सिरों को लूप में बांधा और फिर एक लूप को हवा में फेंककर मूंगे की चोटी पर एक प्रमुख हिस्से के चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने रस्सी को परखा कि क्या वह टिकेगी। जल्दी से चढ़ाई की और ऊपर से हाथ हिलाकर सनी को संकेत दिया कि वह पीछे आए। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए सनी ने रस्सी पकड़ ली। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह मौका उसके लिए अपना सिर काटने जैसा है। चढ़ाई के दौरान वह असहाय होगा और नेफिस मूंगे की चोटी पर खड़ी। ये जीवंत दृश्य उसके मन में उभरा। पैरानॉइड होना बंद करो, सनी ने सोचा और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह नहीं कि उसे चेंजिंग स्टार की नैतिकता पर पूरा भरोसा था, बल्कि उसे एक बात पक्की लग रही थी, अगर नेफिस सच में उसे मारना चाहती तो उसे किसी अवसर का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। वह कभी भी उसे काट सकती थी। इस डर और भरोसे के मिश्रित भाव के साथ सनी निपुणता से चढ़ाई करके मूंगे की चोटी पर नेफिस के पास पहुंच गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, जिज्ञासु होकर यह सोचते हुए कि कैसिया कैसे उनके पास पहुंचेगी। अंधी लड़की ने लकड़ी की छड़ी को छोड़ दिया और रस्सी की ओर बढ़ी। फिर उसने इसे हाथ में पकड़कर नीचे की लूप तक छुआ और अपने पैर को लूप में रखा। जैसे ही वह तैयार हुई, नेफिस ने रस्सी खींचना शुरू किया। धीरे धीरे कैसिया को ऊपर उठाया। कैसिया को केवल नेफिस का हाथ पकड़ना था। एफिशिएंट। मूंगे की चोटी विशाल थी, लगभग एक छोटे द्वीप जैसी। सबसे ऊंचे बिंदु पर कुछ मूंगे के पत्तों के पीछे लड़कियों ने एक छोटा सा कैंप बनाया था। सोने के लिए समुद्री शहद के ढेर, सूरज के नीचे सूखते स्कवेंजर मांस की पट्टियां और एक आग का गड्ढा। सनी ने आग के गड्ढे की ओर इशारा किया। क्या ये तुम लोगों ने 2 रात पहले जलाया था? मैंने दूर से नारंगी रोशनी देखी थी। कैसिया का चेहरा काला पड़ गया। ये पहली बार था जब हमने आग बनाई, लेकिन यह वास्तव में बड़ी गलती निकली। नेफिस ने सांस छोड़ी। सनी ने भौं उठाए, आश्चर्यचकित। क्यों? अंधी लड़की ने अपने बालों को छुआ और नेफिस की ओर देखा। रात में कोई भी रोशनी राक्षसों को आकर्षित करती है। पहले हम पर स्कवेंजर ने हमला किया और फिर वह फीकी पड़ गई और बात पूरी नहीं की। लेकिन जरूरत नहीं थी। विशाल तंतु की याद सनी के दिमाग में अभी भी ताज़ा थी। ऐसा लगता था कि उसे इन दोनों से मिलकर खुशकिस्मती मिली। अगर नहीं तो आज रात वह आग जरूर जलाने वाला था, स्कवेंजर मांस भूनने के लिए। अच्छा, समझ गया। नेफिस ने आसमान की ओर देखा और गला साफ किया। अब ठीक होना चाहिए। सूरज डूबने से पहले हमारे पास अभी भी समय है। इसके बाद उसने आग बनाने में व्यस्त हो गई। कैसिया बस समुद्री शैद पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। क्या करें यह न जानते हुए सनी जमीन पर झुक गया और अपने थके हुए घायल शरीर को आराम दिया। कुछ समय बाद उसने कहा, मेरे रिक्सैक में ताज़ा मांस है। तुम्हारे पास पानी है? कैसिया मुस्कुराए। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। 1 सेकंड बाद उसके हाथ में नीले कांच की सुंदर पैटर्न वाली बोतल प्रकट हुई। यह मेरी एक मेमोरी है। ये हमेशा भरी रहती है। सनी ने बोतल ली और ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। असीमित पानी, मेरी सुपर जोर की घंटी से बेहतर। धन्यवाद। उसने बोतल को होठों तक लाया और लालची तरीके से ठंडा स्वादिष्ट पानी पिया। सच में, चाहे जितना भी पिए, पानी की मात्रा कम नहीं होती दिख रही थी। क्या ये सच में अंतहीन है? कैसिया ने फिर से अपने बाल छुए। ओह, सच में नहीं। अगर तुम इसे उल्टा कर दोगे और पानी बहने दोगे तो यह आधे घंटे में रुक जाएगा, लेकिन फिर जल्दी ही यह फिर से भर जाएगा। इस बीच नेफिस पहले ही आग बनाने में सफल हो चुकी थी। बिना ऊपर देखे उसने सनी का रक्सैक लिया और खोला। तुरंत सोल शॉट लुढ़क कर बाहर आ गया। लंबी लड़की ने इसे देखा, फिर सनी की ओर। फिर उसने शॉट वापस रखा और मांस निकाल लिया। सनी तनाव में आ गया, एक भ्रामक उत्तर देने की तैयारी में। लेकिन नेफिस ने कुछ नहीं पूछा, इसलिए उसने कुछ नहीं हुआ जैसा अभिनय किया और कैसिया के साथ बातचीत जारी रखी। यह अभी भी एक बेहतरीन मेमोरी है। पीने योग्य पानी पाना आसान काम नहीं है। कैसिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, उसकी बातों से प्रसन्न होकर। जल्दी ही भुने मांस की खुशबू हवा में फैल गई। साथ ही सूरज क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। कहीं नीचे से जोरदार गड़गड़ाहट हुई और भूल भुलैया की क्रिम्सन दीवारों के बीच काले पानी के पहले निशान दिखाई दिए। सनी ने पूर्व दिशा की ओर देखा, जहां आसमान पहले ही अंधेरा होने लगा था।
फिर वह असहज होकर हिला। क्या स्कवेंजर यहाँ तक आते हैं? नेफिस ने मांस पलटते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन केवल रात में। दिन में उनमें से अधिकांश गायब लगते हैं। सनी ने मुस्कुराया। अब उसे समझ में आया कि दिन में भूल भुलैया में इतने राक्षस क्यों नहीं थे। क्योंकि वे सभी उस जगह इकट्ठा होते हैं जहां मैं हाल ही में समय बिता रहा था। तुमने देखा होगा यहाँ से पश्चिम में ऊंची चट्टान। खैर, ये वास्तव में एक मूर्ति है। कैसिया की आंखें चौड़ी हुईं। एक मूर्ति? लेकिन तुम्हें बचने के लिए ये तो। हाँ, यह एक विशाल शूरवीर की मूर्ति है, कम से कम 200 मीटर ऊंची। उसका सिर नहीं है, इसलिए मैंने उसके गले पर छिपकर ठहरना चुना। वैसे जिस दिन हमें यहाँ भेजा गया था, 2 समुद्री जीव उस मूर्ति के पास लड़ रहे थे। जब पानी पीछे हट गया तो मैंने वहां एक विशाल शव पड़ा देखा जिसमें सैकड़ों स्कवेंजर धीरे धीरे उसे फाड़ रहे थे। नेफिस ने सिर हिलाया। ये दिन में नाइटमेयर क्रिएचर की कमी को समझाता है। कितना समय लगेगा? सनी ने पलकें झपकाईं। कितना समय क्या? चेंजिंग स्टार ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, जिससे सभी असहज महसूस करने लगे। कितना समय? जब तक वे शव को खत्म न कर लें। ओह, 1 और दिन, अधिकतम 2। नेफिस ने पीछे मुड़कर मांस आग से दूर ले गई और जल्दी से आग बुझा दी। उस लड़की में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। तीनों ने घटती हुई शाम की रोशनी में खाना खाया। मांस रसीला, कोमल और अवर्णनीय रूप से स्वादिष्ट था। ये सनी ने कभी भी चखा हुआ किसी भी चीज़ से बेहतर था, यहाँ तक कि अकादमी के कैफेटेरिया में भी। जाहिर है, उसकी अत्यधिक भूख का भी इसमें योगदान था। कभी कभी वे बोतल को एक दूसरे को पास करते। जब वे खाना खत्म कर चुके तो अंधेरा समुद्र लौट आया और रात छा गई। सब कुछ पूर्ण अंधकार में डूब गया। बेशक सनी आसानी से नेफिस और कैसिया दोनों को देख सकता था। रात के कवर में चेंजिंग स्टार लगभग वैसी ही रही। अंधी लड़की ने हालांकि अपनी सच्ची भावनाएं दिखाने दी, ये सोचकर कि कोई नहीं देखेगा। दिन के समय की तुलना में वह कहीं अधिक खोई हुई, अकेली और डरती हुई दिखाई दी। इन भावनाओं का विरोध करते हुए कैसिया ने उज्ज्वल आवाज में कहा, कैसा रहेगा अगर हम औपचारिक रूप से परिचय दें? मैं कैसिया हूँ। नेफिस ने उसकी ओर देखा और कंधे ऊंचे किए। नेफ। अगली बारी सनी की थी। उसने राहत की सांस ली कि उन्होंने सीधे उसका नाम नहीं पूछा। शायद वह अभी भी अपना मानव नाम दे सकता था, हालांकि यह सवाल के शब्दों पर भी निर्भर हो सकता था। राहत की मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, मैं सिनलेस हूँ, लेकिन आप मुझे सनी कह सकती हो। अध्याय 37, एक दूसरे को जानना। सनी धीरे धीरे अंधेरे में बातचीत करने की आदत डाल रहा था। बिना प्रकाश के बोझ के लोग अधिक आरामदायक और ईमानदार होते थे। यह उसे बचपन में शहर में अक्सर होने वाले ब्लैकआउट्स की याद दिलाता था। उस समय उसके परिवार के पास कोई विकल्प नहीं था, बस एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ घंटे सिर्फ बातें करने के लिए बिताना पड़ता। अब ये अंधेरी घड़ियां उसके सबसे कीमती यादों में शामिल हो गई थीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, चूंकि हम एक दूसरे पर निर्भर होने वाले हैं, क्या हमें ये साझा करना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी क्षमताएं और मेमोरीज हैं? यह एक तार्किक सुझाव था। अगर वे एक साथ लड़ने वाले थे तो एक दूसरे की ताकत जानना जरूरी था। फिर भी उसने देखा कि नेफिस उसकी ओर एक सावधान नज़र से देख रही थी। सौभाग्य से वह अंधेरे में छिपा हुआ था। मैं शुरू करता हूँ, सनी ने कहा, ये दिखाने के लिए कि वह ईमानदार है और नियंत्रण में जानकारी साझा कर रहा है। अगर वह पहल करता तो उसे सच बताना था, लेकिन कितना और कितनी गहराई तक, यह उसके ऊपर निर्भर था। अगर वे पूछते और उसे जवाब देना पड़ता तो चीज़ें अप्रत्याशित हो सकती थीं। मेरी विशेषताएं मुझे शैडोज़ के प्रति आकर्षित करती हैं। मैं थोड़ी दिव्यता से भी जुड़ा हूँ, और अंत में मैं अक्सर अनपेक्षित परिस्थितियों में फंस जाता हूँ। कैसिया ध्यान से सुन रही थी, फिर उसने सिर झुका लिया जैसे शर्मिंदा हो। ओह, वह सच कह रहा है। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी ईमानदारी पर शक कर रहे थे। क्यों नहीं, मैंने तो पैथोलॉजिकल लायर की प्रतिष्ठा बनाने में इतना समय लगाया है। सनी ने गला साफ किया और मुस्कुराया, अपनी घबराहट छुपाते हुए। सच में, ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन तुम इतनी निश्चित कैसे हो कि मैं सच कह रहा हूँ? अंधी लड़की थोड़ी हिली। ओह, यह मेरी एबिलिटी है। मैं लोगों की एट्रिब्यूट्स देख सकती हूँ। कभी कभी मुझे विजन्स भी मिलते हैं। ये भविष्य या अतीत के बारे में हो सकते हैं। मुझे लगता है ये केवल कुछ बार हुआ है। सनी ने निगल लिया, फिर खुद को शांत किया। तो वह किसी प्रकार की ओरेकल है। सौभाग्य से उसकी जानकारी केवल एट्रिब्यूट्स तक सीमित है, वरना मैं सच में मुश्किल में होता। फिर भी मुझे उसके आसपास सावधान रहना होगा। उसे आखिरकार समझ में आया कि अंधी लड़की ने उसके जन्मदिन के बारे में कैसे जाना। सवाल ये था कि क्या उसने इसे भविष्य के विजन में देखा था या अतीत में। अगर भविष्य में देखा तो क्या यह मान लेना सुरक्षित था कि वह कम से कम एक और जन्मदिन मनाने में सक्षम होगा, या क्या भविष्य को जानना वास्तव में उसे प्रभावित और बदल देता। सिर में दर्द महसूस करते हुए सनी ने इस विचार से बचने का फैसला किया।
इसके बजाय उसने अपने आंतरिक संघर्ष को छुपाया और दोस्ताना लहजे में कहा, यह एक अच्छी एबिलिटी है। एबिलिटीज की बात करते हुए, तुमने मेरी देख ली है। मेरी शैडो स्वतंत्र रूप से चल सकती है और जांच कर सकती है। ये भौतिक दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन हम दृष्टि और सुनने को साझा करते हैं। इस तरह मैं खतरे का पता पहले ही लगा सकता हूँ। शैडो तेज और चुपचाप है, ये कहीं भी जा सकती है और लगभग नज़रअंदाज करना असंभव है। ओह, मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ। उसने मुस्कुराया, उम्मीद करते हुए कि लड़कियां उसकी शैडो स्काउट की उपयोगिता को समझेंगी और सराहेंगी। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी। नेफिस धीरे धीरे उसकी ओर सिर घुमाई, जबकि कैसिया थोड़ी पीली पड़ गई और अपने हाथों से सीने को ढक लिया। ओह क्या, नेफिस ने भौहें चढ़ाईं और सपाट स्वर में कहा, क्या तुमने एकेडमी में कभी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया है? सनी ने पलकें झपकाईं। क्या अजीब सवाल है। एकेडमी में? हाँ, जरूर, क्यों? ओह सही, वे सोचते हैं कि मैं एक परवर्ट हूँ। बकवास। लड़कियां कुछ कहने से पहले उसने जल्दी से हाथ उठाया और कहा, लेकिन मैंने कभी इसका इस्तेमाल किसी अनुचित काम के लिए नहीं किया। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। सौभाग्य से ये ईमानदार सच था। फिर भी नेफिस और कैसिया दोनों शकपूर्ण दिख रहे थे। सनी ने दांत जमा लिए। मेरे पास उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम थे, जो कुछ भी तुम सोच रही हो। मैंने लगभग हर जागते घंटे को जीवित रहने के तरीके सीखने में बिताया। नेफिस ने भौं उठाए। मैंने तुम्हें क्लास में नहीं देखा, एक बार भी नहीं। सनी हंसा। बिल्कुल, तुमने नहीं देखा। जब तुम दूसरों के साथ फ्लो वाइप कर रही थी, मैं विल्डरनेस सर्वाइवल सीख रहा था। चेंजिंग स्टार की बारी थी, भौहें उठाते हुए। विल्डरनेस? क्या ऐसा कोर्स भी है? कैसिया भी उतनी ही हैरान लग रही थी। हाँ, है। यह अधिकांश लोगों के लिए शायद अनदेखा लगे, लेकिन हमारे जैसे बाहर के बच्चों के लिए, जो फैंसी स्कूल नहीं गए और प्राइवेट ट्यूटर नहीं देखे, विल्डरनेस सर्वाइवल सीखना जीवन और मृत्यु का फर्क है। इसके बिना, जब हमें ड्रीम रेल्म में भेजा गया, मैं तुरंत डूब जाता। अक्सर नेफिस पूरी तरह बविल्डर्ड दिखी। उसने अपनी कलाई रगड़कर सोच में डूबकर उसकी ओर देखा। समझ गई, मैं नहीं जानती थी। सनी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अपने स्वर में कठोरता आने से बचते हुए हल्के और मित्रवत स्वर में बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे स्टेटस के लिए ये जानना असामान्य नहीं है। जब उसने उसके स्टेटस का जिक्र किया, नेफिस के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। लेकिन आखिर में उसने कोई जवाब नहीं दिया। सनी ने आगे कहा, वैसे यह मेरी एबिलिटी है। मेमोरीज की बात करें तो मेरे पास 3 हैं। एक आमा, एक स्वॉर्ड और एक बहुत जोर की घंटी। अब उनकी बारी थी। थोड़ी देर बाद नेफिस बोली, मेरी एट्रीब्यूट्स मुझे लाइट और फायर के प्रति आकर्षित करती हैं, साथ ही डिविनिटी से भी जुड़ी हैं। मेरे पास 2 मेमोरीज हैं, एक रोप। बोलते हुए सनी कैसिया की ओर देख रहा था, उसकी अभिव्यक्ति पढ़ने की कोशिश में। जो उसने देखा, उससे लगता था कि नेफिस सच कह रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। और अंधी लड़की अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये संकेत देता था कि चेंजिंग स्टार की एट्रीब्यूट्स के बीच छिपा रहस्य मामूली नहीं था। दिलचस्प, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और एक स्वॉर्ड। रोप बहुत मजबूत है और लंबाई बदल सकती है। स्वॉर्ड बहुत तेज है और इसे पकड़ने वाले को सोल्स अटैक्स से कुछ हद तक बचा सकता है। मेरी एबिलिटी, इसका इस्तेमाल हीलिंग के लिए किया जा सकता है। सनी ने अंतिम भाग के शब्दों को ध्यान से सुना। हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसका मतलब था कि इसका मुख्य उद्देश्य कुछ और था? उसे यकीन था कि नेफिस अपने सारे कार्ड्स नहीं दिखाएगी, जैसे उसने खुद किया था। लेकिन हीलिंग एबिलिटीज बेहद दुर्लभ थीं। यदि किसी के पास एक ऐसी एबिलिटी हो जो हीलिंग कर सकती हो लेकिन केवल हीलिंग तक सीमित न हो, ये सुनना असंभव जैसा था। लेकिन फिर भी वह चेंजिंग स्टार थी, इतिहास की कुछ चुनिंदा लोगों में से एक जिसने फर्स्ट नाइटमेयर में ट्रू नेम प्राप्त किया। अगर सनी अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी पर विचार करे तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी एस्पेक्ट रैंक क्या है। बाहरी तौर पर वह उत्साहित होने का अभिनय करता रहा। तुम हीलर हो, ये शानदार है। हमारे बीच एक हीलर होना अविश्वसनीय सौभाग्य है। कैसिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। नेफ भी एक अद्भुत फाइटर है। तुम्हें देखना चाहिए था कि उसने उन स्कैवेंजर्स से कैसे निपटा। खैर, मैंने भी वास्तव में नहीं देखा, लेकिन सुनकर बहुत डरावना लगा। सनी को किसी ने यह बताने की जरूरत नहीं थी कि नेफिस कितनी फॉर्मिडेबल वॉरियर थी। उसने अपने 2 आंखों से देखा था। ठीक वैसे ही, वास्तव में, वे उसकी शैडो की आंखें थीं। खैर, जो भी उसके पास आंखों के बजाय थीं। इस बीच कैसिया ने सांस छोड़ी। अब मेरी बारी। ओह, मेरी एट्रीब्यूट्स विशेष नहीं हैं। लगता है मुझे रेवलेशंस और फेट की अफिनिटी है। मेरी एबिलिटी वही है जो मैंने पहले बताया। ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। मेमोरीज के बारे में मेरे पास 3 हैं, बॉटल, वुडन स्टाफ और यह आमा। तुम्हें बॉटल के बारे में पता है। स्टाफ हवा बना सकती है। आमा वास्तव में अवेकेंड रैंक की है। ओह, नेफ ने मुझे दी जब हम मिले। इसमें बहुत शक्तिशाली प्रोटेक्टिव चार्म है।
तो वह केवल कैसिया को अपने पीछे नहीं ले जा रही, उसने अपनी एकमात्र पोशाक भी दे दी। अवेकेंड रैंक का आमा, नेफिस क्या सोच रही है? अंधी लड़की ने कुछ देर बाद कहा। पहले मैं एक अच्छी फेंसर थी, पहले। अब मैं सच में लड़ नहीं सकती। अंतिम दो वाक्य स्पष्ट रूप से उसकी फ्ला से जुड़े थे। सनी और नेफिस दोनों ने अपनी फ्ला को छुपाए रखा। साथी की फ्ला जानना सहयोग और एक दूसरे का बचाव करने के लिए जरूरी था, लेकिन इसे साझा करना उच्च स्तर का विश्वास मांगता था। फिलहाल उनके बीच कोई विश्वास नहीं था, और भले ही होता, सनी किसी के साथ अपनी फ्ला साझा करने की योजना नहीं बना रहा था। नेफिस भी कई रहस्य रखती थी। कुछ समय बाद उसने कहा, अच्छा, यह अच्छा है। मुझे लगता है कि हमारे पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त उपकरण हैं, बशर्ते हम उनका सही उपयोग करें। लगता है अब सोने का समय है। अंधेरे में नेफिस ने सिर झुकाया, दूर की नज़र के साथ उसके शब्द सुने। ठीक है, मैं पहली बार वॉच लूंगी। सनी ने मदद करने का फैसला किया और कहा, वास्तव में मेरी शैडो सोती नहीं। अगर कुछ होता है तो ये हमें जगा सकती है। चेंजिंग स्टार ने धीरे से मुस्कुराया। मैं पहली बार वॉच लूंगी। उसकी आवाज़ में हल्का ठंडापन महसूस करते हुए सनी ने सांस छोड़ी और कंधे उठाए। जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तुम क्या देखोगी? हाँ, तुम कुछ भी नहीं देख सकती। खैर, बस यह मत कहना कि कुछ विशाल हमें रात के बीच निगल ले गया। फिर अचानक उसने कांप महसूस किया। रुको, यह कोई डेथ फ्लैग नहीं था, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, कोई रास्ता नहीं। अध्याय 38, अंधेरे में सवाल। सनी को नींद आ रही थी। कुछ समय के लिए वह अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा और लहरों की शांत कर देने वाली गड़गड़ाहट सुनता रहा। इस विरले आराम के क्षण में पिछले कुछ दिनों की यादें उसके मन में उमड़ आईं। फिर भी वह बहुत थका हुआ था, इसलिए किसी भी चीज़ पर गंभीर रूप से सोचने की शक्ति नहीं थी। वह गर्म, भरा हुआ और अपेक्षाकृत सुरक्षित था। फिलहाल ये पर्याप्त था। जल्दी ही कैसिया की सांसों की लय बदल गई, ये संकेत देते हुए कि वह सो गई थी। नेफिस कैंप की सुरक्षा कर रही थी, स्थिर और हमेशा की तरह थोड़ी दूरी बनाए हुए। अपनी चांदी जैसी बालों और उजली त्वचा के साथ वह एल्बास्टर की मूर्ति जैसी लग रही थी। सनी ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, अरे, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? नेफिस ने उसकी ओर देखा और कंधे उचकाए। सुनाई देने वाला कोई जवाब नहीं आया, जिससे स्पष्ट था कि उसे याद था कि सनी अंधेरे में देख सकता है। जरूर, क्या ये बहुत व्यक्तिगत होगा? सनी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने सोचा था कि तुम लेगेसी स्पेल में आने पर पूरे इनहेरिटेड आर्सेनल के मेमोरीज के साथ आते हो। मेरा मतलब है, यही तुम्हारा मुख्य लाभ होना चाहिए। फिर भी तुम्हारे पास सिर्फ 3 क्यों थे? नेफिस कुछ पल के लिए चुप रही। असल में मेरे पास केवल 2 थे। रोप कैसिया से आया। सनी ने भौहें उठाईं। ओह, समझ गया। ये समझते हुए कि उसका जवाब वास्तव में जवाब नहीं था, नेफिस थोड़ी देर सोचकर जोड़ती है। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो हमने अपनी अधिकांश मेमोरीज खो दी। जो बची थी उन्हें वर्षों में एक एक करके बेच दिया गया ताकि परिवार चल सके। ये स्वॉर्ड और आर्मर मेरी फर्स्ट नाइट में ऐसे आए थे। तो इस तरह था। सनी ने महसूस किया कि इमॉर्टल फ्लेम क्लैन का पतन शायद उससे भी अधिक तरह था जितना उसने सोचा था। नेफिस ने सिर झुका लिया। तुमने कैसे जाना कि मैं एक लेगेसी हूँ? क्या बस इतना ही साधारण? मैंने कास्टर को ये कहते सुना। वह अन्य स्लीपर्स को डांट रहे थे ताकि वे तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आएं। उसने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और मुड़ गई। उसके शांत ग्रे आंखों के पीछे कौन से विचार छिपे थे, सनी नहीं जान पाया। कुछ समय बीत गया और सनी ने वह सवाल पूछने का साहस जुटाया जो वह वास्तव में पूछना चाहता था। इसके पहले उसने ये सुनिश्चित किया कि कैसिया गहरी नींद में है और अपनी आवाज़ नीची कर दी। क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? नकारात्मक जवाब न मिलने पर उसने आगे कहा, तुम खुद को उसके साथ क्यों जोड़ रही हो? चेंजिंग स्टार के मुंह के एक कोने पर हल्की मुस्कान थी। क्यों? क्या तुम नहीं करोगे? सनी ने दांत पीसे और अपने फ्ला के दबाव में सच्चा जवाब देते हुए कहा, नहीं। सच कहें तो वह आखिरी क्षण तक यह मानना चाहता था कि जवाब हाँ होगा, लेकिन नाइटमेयर के बाद उसने खुद को झूठ बोलने की क्षमता खो दी थी। सच निर्दयी था। सनी को अंधी लड़की पर दया नहीं थी या उसे मदद नहीं करनी थी। बस वह निश्चित रूप से जानता था कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह कर सकता। वह मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। एक बेबस व्यक्ति को ड्रीम रेल्म के पार ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। यदि वह कोशिश करता तो वे दोनों ही मर जाते। फिर भी वह अपने आप से थोड़ा निराश महसूस करता था। नेफिस ने किसी प्रकार की आलोचना नहीं दिखाई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ पल बाद उसने बस कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ। क्योंकि वह चाहती है। ये वह जवाब नहीं था जिसकी सनी को उम्मीद थी। वह लगभग निश्चित था कि वह उसे नैतिकता और करुणा पर लेक्चर देगी या कैसिया की कमजोर दिखाई देने वाली एबिलिटी को बेहद उपयोगी बनाने का कोई जटिल तरीका बताएगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया।
नेफिस चाहती थी कि सनी विश्वास करे कि वह अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही है, एक अवेकेंड आर्मर टाइप मेमोरी की कुर्बानी देने तक, क्योंकि वह बस ऐसा करना चाहती थी। अविश्वसनीय। शुरुआत में सनी ने उसका जवाब नॉन आंसर समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जितना अधिक उसने सोचा उतना ही अधिक उसे हिलाया, क्योंकि शायद ये वास्तव में सच था। सनी के जीवन की परिस्थितियों के कारण उसने कभी सच में वह नहीं किया जो वह चाहता था। अधिकतर समय वह केवल इसलिए करता था क्योंकि उसे करना पड़ता था। उसके लिए चाहत कभी सवाल नहीं थी, हमेशा करना का सवाल था। लेकिन क्या ये सच में सही था, या ये केवल दृष्टिकोण का मामला था? नेफिस के पास पालन पोषण में कुछ लाभ थे, लेकिन जितने वह कल्पना करता था उतने नहीं। उसके पास धन नहीं था और ना ही रेलेक्स का कोई आर्सेनल था। फिर भी उसकी मानसिकता सनी से अलग थी। इसके लिए उसके पास साहस होना असंभव नहीं था कि वह ज़रूरत को नज़रअंदाज करके कुछ इतना तुच्छ कर दे जो एक सामान्य व्यक्ति जैसे सनी कभी नहीं करता। जैसे एक अंधी लड़की की मदद करना सिर्फ इसलिए कि नेफिस चाहती थी। शायद यही मानसिकता सबसे बड़ा लाभ था। शायद यही वास्तविक बाधा थी जो लेगेसीज को बाकी लोगों से अलग करती थी। इतना सोचने के लिए बहुत था, लेकिन सनी अपने विचार इकट्ठा करने से पहले नेफिस ने अचानक फिर से कहा, मेरी बारी। ओह, क्या उसका मतलब है कि अब उसका सवाल पूछने की बारी है? वास्तव में ऐसा ही था। चेंजिंग स्टार ने फिर सनी की ओर देखा और लंबे अंतराल के बाद अचानक पूछा, क्या तुम ओडिसियस की कहानी जानते हो? कौन? क्या? ये कैसा अजीब सवाल है। भ्रमित सनी ने सिर हिलाया, फिर याद करके कि वह उसे नहीं देख सकती, उसने कहा, नहीं। नेफिस ने सांस ली और मुड़ गई। कुछ समय बाद उसने धीरे से कहा, ओडिसियस एक प्राचीन युद्ध का नायक था। किंवदंतियों में उस समय कुछ मनुष्यों के पास अवेकेंड जैसी शक्तियां थीं। अकिलीज इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी के एस्पेक्ट के साथ, डायोमीड्स इतना फरोइशस कि युद्ध का देवता भी सतर्क रहता, एजैक्स जो दैत्य के समान ताकतवर था। ओडिसियस सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर नहीं था, लेकिन वह सबसे चालाक था। सनी ने पलकें झपकाईं, चांदी बालों वाली लड़की को घूरते हुए। क्या ये कहाँ से आ गया? वह अचानक इतनी स्पष्ट बोल क्यों रही है? नेफिस ने जारी रखा, अंत में ओडिसियस की चालाकी ने युद्ध को समाप्त किया और वह घर लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन देवताओं ने उसे शाप दिया कि वह समुद्र में अनंत समय तक भटकता रहे, कभी लौट न सके। वर्षों में उसने एक एक डरावनी घटना से बचा और अपने सभी साथी खो दिए। फिर शिपरेक्ट होकर वह एक द्वीप पर पहुंचा जहां सुंदर फेरी कलिप्सो रहती थी। चेंजिंग स्टार की एथियरियल विचित्र रूप से विस्टफुल आवाज अंधेरे में गूंज रही थी, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल बनाते हुए। सनी ने ध्यान से सुनना जारी रखा। कलिप्सो ओडिसियस से प्यार करने लगी और उसे अपने महल में आमंत्रित किया। कई वर्षों तक वे साथ में सुखपूर्वक रहे। द्वीप स्वर्ग जैसा था, सभी प्रकार के अद्भुत चीज़ों और डेलिकेसी से भरा। जब तक प्यार करने वाली कलिप्सो उसके साथ थी, ओडिसियस अमर भी था। लेकिन जितना अधिक वह रुकता, उतना अधिक वह किनारे पर बैठकर समुद्र की ओर उदास आंखों से देखने लगा। नेफिस मुस्कुराए। अंत में ओडिसियस ने एक अस्थायी नाव बनाई और द्वीप छोड़ दिया, सभी सुख सुविधाओं, सुंदर फेरी और अपनी अमरता को पीछे छोड़ दिया। तो मेरा सवाल है, उसने ऐसा क्यों किया? सनी ने पलकें झपकाईं। क्या ये किस तरह का मानसिक खेल था? उसने ये भी सोचा कि नेफिस उसे मजाक उड़ाकर पूछ रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता था। ऐसा लग रहा था कि वह सच में जवाब में रुचि रखती थी। अजीब। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बिना ज्यादा कन्विक्शन के कहा, शायद इसलिए कि वह घर से बहुत दूर था। नेफिस के चेहरे पर क्षण भर मुस्कान आई। घर से बहुत दूर? हम्मा, ठीक है। इसके बाद उसने मुड़कर सिर झुका लिया, फिर से मूर्ति जैसी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत समाप्त हो गई। भीतर से बड़बड़ाते हुए सनी लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि ब्लीक आइड ओडिसियस की छवि बार बार उसके मन में आती रही। कुछ समय बाद उसने धीरे से कहा, तो क्या वह घर पहुंच पाया? जल्दी ही, नेफिस ने जवाब दिया। हाँ, वह अपनी पत्नी और बेटे के पास लौट आया और वे हमेशा खुशहाल रहे। संतुष्ट होकर सनी मुस्कुराया और अपने बगल की ओर मुड़ गया। जब वह आधा सो चुका था, उसने चेंजिंग स्टार की धीमी आवाज़ फिर से सुनी। इस बार बेली ऑडिबल और एमलेस, जैसे किसी के लिए निर्देशित न हो। ओडिसियस वह पहला मानव था जिसने देवताओं की इच्छा को तोड़ा। सुबह सनी और नेफिस सबसे पहले उठे। सूरज उगते समय और समुद्र पीछे हटते हुए उन्होंने आग लगाई और सरल नाश्ता तैयार करना शुरू किया। कैसिया अभी भी सो रही थी, इसलिए वे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात की बातचीत हुई ही नहीं। फिर भी कुछ समय बाद किसी तरह वे अगले कुछ दिनों की योजना पर चर्चा करने लगे। नेफिस के पास कुछ विचार थे। तुमने जो हमें बताया कि स्कैवेंजर्स पश्चिम की ओर इकट्ठा होते हैं, तो तार्किक कदम ये होगा कि जैसे ही हो सके हम पूर्व की ओर बढ़ें।
जाहिर है उत्तर और दक्षिण भी स्वीकार्य हैं, लेकिन इससे हमारे और दुश्मन के बीच उतनी दूरी नहीं बनेगी। सनी ने सिर हिलाया, इस तर्क से सहमति जताई। हमने पूर्व की ओर थोड़ा अन्वेषण किया है, लेकिन पर्याप्त नहीं कि एक दिन में अगले उच्च बिंदु तक पहुंच सकें। इसलिए सबसे अच्छा कदम आज उस ग्रुप ऑफ क्लिफ्स की स्काउटिंग करना और कल कैंप को स्थानांतरित करना होगा। उसने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? क्या पूर्व में कोई मानव सिटाडेल होगा? नेफिस ने सिर हिलाया। मैंने इस जगह के लक्षणों के अनुसार किसी क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना। वैसे भी हमें आगे बढ़ना होगा और पता लगाना होगा। हमें या तो सिटाडेल मिलेगा या अनकॉन्कर्ड गेटवे का सामना होगा, या हम मर जाएंगे। पूर्व कोई भी अच्छा दिशा है। साथ ही ये सबसे सुरक्षित है क्योंकि पश्चिम में मॉन्स्टर्स की एक भीड़ है। तभी कैसिया अचानक सीधे बैठ गई। उसकी आंखें बड़ी थीं और चेहरा थोड़ी पीला लग रहा था। वह नर्वस और उत्साहित दिख रही थी। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। कैसिया, क्या हुआ? अंधी लड़की उनकी ओर मुड़ी और मुस्कुराए। एक विजन, मुझे विजन आया, जैसे कोई प्रोफेटिक ड्रीम। सनी ने सोचा, किसी की भविष्य या अतीत देखने की इस नई वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हुए। इस बीच चेंजिंग स्टार ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे अपनी स्वॉर्ड बुलाने के लिए तैयार हो। क्या हम खतरे में हैं? कैसिया ने उत्साह से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने लोगों से भरे एक कैसल देखा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से दिशा दिखाई। मुझे नहीं पता कि यह कितना दूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह उसी दिशा में है। सनी और नेफिस ने एक दूसरे की ओर देखा, ये तय नहीं कर पाए कि खुश हों या डरें। कैसिया की छोटी नाजुक उंगली कॉन्फिडेंटली पश्चिम की ओर इशारा कर रही थी। अध्याय 39, पश्चिम की यात्रा। खामोशी के बीच कैसिया के चेहरे से धीरे धीरे मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह उलझन ने ले ली। अचानक तनाव महसूस करते हुए उसने पूछा, ओह, क्या हुआ? सनी ने गहरी सांस ली। नहीं, कुछ नहीं, बस उस दिशा में जाना वह था जिसे हम बचना चाहते थे। कुछ सोचने के बाद उसने जोड़ा, कल मैं वहीं से आया था। वहाँ बहुत सारे स्कैवेंजर्स हैं। अंधी लड़की का चेहरा गिर गया। ओह, नेफिस, जो चुपचाप उन्हें सुन रही थी, ने उसे एक पढ़ने में मुश्किल वाली नज़र से देखा और आखिरकार बोली, हमें उस किले के बारे में और बताओ। कैसिया की आंखों में पिछली उत्सुकता की झलक लौट आई। गंभीर नोट करते हुए उसने अपने विजन का वर्णन शुरू किया। मैंने एक विशाल उजड़ा हुआ शहर देखा जो वेदर पत्थर से बना था। इसे ऊंची अजेय दीवारों ने घेरा हुआ था। इसके संकरे रास्तों पर विभिन्न मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। शहर के बीच में एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर एक शानदार किला खड़ा था। वह मुस्कुराए, लेकिन किले में कोई मॉन्स्टर नहीं था। इसके बजाय वह लोगों से भरा था। मुझे लगता है, नहीं, मुझे यकीन है कि वे अवेकेंड थे। कुछ दीवारों की रक्षा कर रहे थे, कुछ अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। वहाँ भोजन, सुरक्षा और हंसी थी। वाह, ये तो शानदार लगता है। अगर यह किला वास्तव में मौजूद था तो उनके सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। सनी ने गले में हाथ डाला। क्या तुमने कुछ और देखा? कैसिया ने स्मरण करने की कोशिश की और फिर उसका चेहरा साफ हुआ। हाँ, मैंने देखा कि सनी मुझे किले के दरवाजों से ले जा रहा है। इसका मतलब है कि हम सफल होंगे। उसके गुड़िया जैसी चेहरे पर चमकदार मुस्कान आई, इतनी खुशी से कि सनी अपने होंठ न मोड़ने से नहीं रोक सका। हालांकि अंदर ही अंदर सनी कैसिया के विजन के एक विशेष विवरण पर अटक गया। जब उसने किले तक पहुंचने की बात की तो अंधी लड़की ने केवल दोनों का जिक्र किया। क्या इसके पीछे कोई मतलब छिपा था? सनी ने सिर थोड़ा घुमाया और चुपके से नेफिस की ओर देखा, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या उसने भी उस छोटी सी विसंगति को नोट किया। चेंजिंग स्टार, हालांकि, हमेशा की तरह रहस्यमय थी। ज्यादा भाव दिखाए बिना उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, फिर हम पश्चिम की ओर जाएंगे। समुद्र अभी भी पीछे हट रहा था। उन्होंने नाश्ता किया और फिर यात्रा की योजना बनाने और अस्थायी कैंप छोड़ने की तैयारी की। इस दौरान सनी को लड़कियों को थोड़ा और जानने का मौका मिला। तभी उसे एक अचानक एहसास हुआ जिसने लगभग उसके दिमाग को चकरा दिया। यह अद्भुत एहसास नेफिस से संबंधित था। जब वे पहली बार अकेडमी के गेट्स के सामने मिले थे, सनी ने आत्मविश्वासी और दूरदर्शी लड़की के बारे में एक निश्चित छवि बनाई थी। बाद में उसके व्यवहार और चेंजिंग स्टार के अतीत के विभिन्न खुलासों ने उस छवि को और मजबूत किया। नेफिस थोड़ी अलग तरह से दुनिया से अलग प्रतीत होती थी। वह रहस्यमय, अलग और ठंडी थी। उसकी टैसिटर्न प्रकृति और अजीब बोलने के तरीके से लोग असहज महसूस करते थे, अक्सर अपने बारे में ज़्यादा खुलासा कर देते थे। जितना कम वह बात करती, उतना ही वह अधिक जानती प्रतीत होती। वह मौन, उदासीन, आत्मविश्वास, आकर्षक और कभी कभी दमनकारी था। लेकिन वह छवि पूरी तरह गलत थी। असल में ये सब ठंडी और अलूफ होने का नहीं था। उसके साथ थोड़ा और बातचीत करने और कैसिया के साथ उनकी इंटरैक्शंस को देखने के बाद सनी लगभग बेहोश हो गया जब उसने महसूस किया कि नेफिस बस बेहद अजीब और असहज व्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि उसे लोगों से बात करने का बिल्कुल अंदाज नहीं था।
जब भी वह कुछ कहने की कोशिश करती, वह या तो गलत शब्दों का प्रयोग करती या वाक्य के बीच में ठोकर खाकर चुप हो जाती। उसका लहजा कभी उसके कहने की कोशिश से मेल नहीं खाता। अक्सर वह अपने सवालों में सही इंटोनेशन नहीं डालती, जिससे सवाल स्टेटमेंट जैसा लगने लगता या उल्टा। इसके अलावा, जैसे कई इंट्रोवर्टेड लोग, नेफिस अपनी भावनाओं को ओपनली दिखाने की आदत में नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास भावनाएं नहीं थीं, बस वह उन्हें व्यक्त करने में बहुत खराब थी। नतीजतन उसका चेहरा हमेशा ठंडा और न्यूट्रल दिखता, इसलिए अधिकतर समय उसने बस न्यूनतम बात करने या बिल्कुल नहीं बोलने का विकल्प चुना। ये सब मिलकर फिर उसकी सामान्य अजीबता से गुना करने पर अंततः एक गलत छवि बनाई जो उसे एक रहस्यमय, अप्राप्य आइस प्रिंसेस दिखाती थी। असल में वह बस शर्मीली और लोगों से संवाद करने में पूरी तरह असक्षम थी। इस एहसास के बाद सनी ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी नेफिस की ओर चौड़ी आंखों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वह मुश्किल से ही अपने जबड़े को बंद रख सका। क्या बकवास है, ये तो किसी प्रोटैगनिस्ट के अनुसार नहीं है। उसके दिमाग में नेफिस हमेशा किसी घटना की मुख्य पात्र होने वाली व्यक्ति थी। केंद्र में हमेशा आत्मविश्वासी, मजबूत लोग होते, जैसे कि वह और कास्टर। वही लोग जैसे सनी और कैसिया पीछे की पृष्ठभूमि में रहते थे। अब हालांकि नहीं, वह विचार भी गलत था। चेंजिंग स्टार के पास खुद को व्यक्त करने में समस्या और सोशल स्किल्स की कमी होने का मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर है। वास्तव में इसका मतलब विपरीत हो सकता था। उसने जो भी हासिल किया वह एडवर्सिटी की परत जोड़ते हुए हासिल किया। वह अभी भी खतरनाक थी। उसी क्षण नेफिस ने आखिरकार देखा कि सनी उसे घूर रहा है। उसने उसे देखा और लंबे अंतराल के बाद इमोशनलेस टोन में पूछा, उद्धरण चिन्ह ... क्या? सनी ने पलकें झपकाईं। इस अचानक फ्लड ऑफ थॉट्स से खुद को बाहर निकाला और गले में हाथ डाला। ओह, कुछ नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता था कि हम कब प्रस्थान करेंगे। नेफिस सोचती दिखी। थोड़ी देर बाद उसने मुड़कर कहा, जल्दी। तुम सच में एक शब्द से ज्यादा मैनेज नहीं कर सकती, है ना? पूरी तरह भ्रमित सनी ने अपनी भावनाओं को छिपाया और मुस्कुराया। अच्छा, ठीक है। सुबह की धूसर रोशनी में उन्होंने ऊंचे पहाड़ी को छोड़ दिया और पश्चिम की ओर बढ़े, कल के रास्ते का अनुसरण करते हुए। रास्ता जानने के कारण छोटी पार्टी ने जल्दी प्रगति की। नेफिस आगे चल रही थी, उसका स्वॉर्ड आर्म किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। थोड़ी पीछे सनी था। इस बार गोल्डन रोप पकड़ने और कैसिया को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी उसी को सौंपी गई। बेशक असल में जो नेतृत्व कर रहा था क्रिएचर, उसका शैडो था। यह आगे स्काउटिंग करता, लैबरंथ में खतरे के संकेतों का ध्यान रखता। लैबरंथ वैसा ही था जैसा पहले था, कंफ्यूजिंग और अनंत प्रतीत होता। काले कीचड़ से उगती क्रिम्सन कोरल की ब्लेड्स एक विशाल, जटिल जंगल बना रही थीं। लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। अधिक समय नहीं बीता था कि शैडो एक विशाल, भूखे स्कैवेंजर्स के समूह पर टकराया। अध्याय 40, कमजोरी का बिंदु। रुको, सनी ने फुसफुसाया, अपने शैडो के माध्यम से स्कैवेंजर्स के समूह को देखते हुए। जैसे ही यह शब्द उसके होंठों से निकला, नेफिस ने तुरंत अपनी तलवार बुला ली। एक क्षण के लिए आसपास का निरीक्षण करने के बाद उसने सिर घुमाया और प्रश्न भरी नजरों से उसे देखा। इस बीच कैसिया वहीं जमी रह गई और हिचकिचाते हुए अपनी स्टाफ उठाए। सनी ने मॉन्स्टर्स की गिनती की, 1, 2, 3, 5। शापित, वो विशाल जीव उस पैक के हारे हुए जानवरों जैसे लग रहे थे जैसा कि उसने पहले मारा था। हालांकि उनकी चोटें इतनी भयावह और स्पष्ट नहीं थीं। हर एक पहले के मैंगल जीव से कहीं अधिक खतरनाक था और कम से कम आधा दर्जन थे। पथ पर स्कैवेंजर्स हैं, 6 हैं। वे धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। नेफिस ने आगे देखा। उसके चेहरे पर एक गणनात्मक नज़र थी। क्या वे काकस से संतुष्ट हो गए? सनी ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन शायद अब वहां सभी के लिए पर्याप्त मांस नहीं बचा, इसलिए कुछ पीछे छूट गए और खाली पेट चल दिए। नेफिस ने सिर हिलाया और पास की ब्रांचिंग पाथ की ओर इशारा किया। हम उनके चारों ओर से जाएंगे। तीनों स्लीपर्स जल्दी से आगे बढ़े और रास्ता बदल लिया, मॉन्स्टर्स के समूह को चौड़ी दूरी देकर पार किया। टेंस और ग्रिम वे लैबरंथ में खोए बिना अपने कोर्स पर चलते रहे। हालांकि अगले 1 घंटे में उन्हें बार बार रैंडम डायरेक्शन में मुड़ना पड़ा, अन्य स्कैवेंजर्स से बचते हुए। जायंट स्टैचू और उनके बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी। किसी बिंदु पर वे क्रिम्सन लैबरंथ की कई डेड एंड्स में से एक के पास सांस लेने लगे। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कई क्रीचर्स उनके छुपने के स्थान से गुजर रहे थे, ट्विस्टिंग कोरल पैसेज की लंबाई से अलग। सनी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हम ऐसे नहीं जा सकते। इस गति से हम सनसेट से पहले सुरक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसिया पहली प्रतिक्रिया देने वाली थी। शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह एक समझदारी भरा सुझाव था। हालांकि सनी इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। नेफिस ने अपनी राय साझा की। ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा, कल और कठिन हो जाएगा। वह सही थी। कल तक
लैबिरिंथ में और भी ज़्यादा स्कैवेंजर्स बढ़ जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चेंजिंग स्टार ने सिर घुमाया और सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सनी की ओर देखा। लड़ना, लड़ना, उन मॉन्स्ट्रोसिटीज़ के दर्जनों के खिलाफ लड़ना। क्या वह पागल थी? सनी ने अपनी उपेक्षा छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम स्वॉर्ड में माहिर हो, लेकिन क्या तुम भूल गई कि उन प्रत्येक जीव की रैंक हमसे कहीं ऊपर है? हम कई के खिलाफ नहीं बच पाएंगे। नेफिस ने सिर हिलाया। हम बड़े समूहों से बचेंगे, छोटे को काट देंगे। कुछ क्षण बाद उसने जोड़ा, अगर उनमें से एक या दो हैं तो मौका है। सनी विरोध करना चाहता था, लेकिन कोई अच्छा कारण नहीं मिला। अंत में उसने हार मान ली। ठीक है। नेफिस ने कुछ समय तक उसे घूरा, फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुमने उस स्कैवेंजर के कॉर्प्स का अध्ययन किया जिसे तुमने मारा था? सनी थोड़ा चौंक गया। नहीं, वह दर्द में था और समुद्र लौटने से पहले सुरक्षा तक पहुंचने की कोशिश में व्यस्त था। और कॉर्प्स का अध्ययन क्यों करता? रुको, मुझे लगता है टीचर जूलियस ने कुछ कहा था। कुछ क्षण के बाद नेफिस ने कहा, स्कैवेंजर्स के शरीर पर 3 वीक पॉइंट्स हैं। पहला ऑब्वियस है, उनके जॉइंट्स। कोई भी जो लचीला होना चाहिए वह बहुत रिजिड नहीं हो सकता। इसलिए जॉइंट्स के ऊपर आर्मर में गैप्स होते हैं। जॉइंट्स को निशाना बनाकर तुम उनकी मोबिलिटी और अटैक क्षमता कम कर सकते हो। ओह, तुमृत मॉन्स्टर का अध्ययन करके उसकी ताकत और वल्नरेबिलिटीज को बेहतर समझा जा सकता है। यह विचार इतना स्पष्ट था कि सनी खुद को डांट रहा था कि उसने पहले क्यों नहीं सोचा। नेफिस ने आगे कहा, दूसरा वही है, यह उनके टॉसों का कैरेपेस से जुड़ने का स्थान है। अगर तुम उस स्थान को सटीक निशाना बनाओ तो स्कैवेंजर को गंभीर चोट पहुंचा सकते हो। हालांकि जब तक उसकी स्पाइन काटने में सफल नहीं होते, घाव घातक नहीं होगा। वह अभी भी कुछ समय तक लड़ सकता है। सनी ने ध्यान दिया कि चेंजिंग स्टार की ऑकवर्डनेस तब गायब हो जाती थी जब वह उन चीज़ों के बारे में बात करती थी जिनमें वह कॉन्फिडेंट थी, जैसे प्राचीन हीरोज या जानवरों को मारना। रोचक। तीसरा वीक पॉइंट उनकी पीठ पर है, लगभग आंखों के स्तर पर। उनके आर्मर में एक हल्का कॉन्केव डिस्कलॉर्ड कैविटी है। ये वह जगह है जहां कई आर्मर प्लेट्स जुड़ते हैं। वहां की काइटिन कंपैरेटिवली पतली है। अगर तुम इसे पियर्स कर सको तो सीधे मस्तिष्क को नष्ट कर सकते हो। ये किलिंग ब्लो होगा, ये जानना अच्छा है। हालांकि ये वीक पॉइंट इंसान के लिए बहुत ऊंचा था। आखिर स्कैवेंजर्स 2 मीटर से अधिक ऊंचे थे। जैसे उसकी सोच पढ़ते हुए नेफिस ने जोड़ा, ये वीक पॉइंट लक्ष्य करना बहुत कठिन है। स्कैवेंजर के साइज, स्पीड और पिंसेस के अटैक रेंज के कारण उसके चारों ओर घूमना लगभग असंभव है। उसने शांत होकर कहा, अगर हम एक स्कैवेंजर से टकराएं तो मेरा काम उसे घुमाना और फिर तीसरे वीक पॉइंट को एक्सपोज करना होगा। तुम्हारा काम उसे मारना होगा। सनी ने गहरी सांस ली। अगर 2 हों तो? जैसा कि आम है, नेफिस ने जवाब देने से पहले ठहरी। मत मर। जल्द ही उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उन्हें एक स्कैवेंजर से लड़ना पड़ा। पीछे लैबिरिंथ का लंबा हिस्सा था जिसमें मुड़ने के लिए कोई उपयुक्त ब्रांचिंग पाथ नहीं थी। आगे एक छोटा क्लियरिंग था जिसमें केवल एक और पैसेज निकलता था। उस पैसेज में एक मैसिव स्कैवेंजर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सनी ने जल्दी से स्थिति बताई और चेंजिंग स्टार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। बिना किसी देरी के उसने सिर हिलाया। हम क्लियरिंग में लड़ेंगे। फिर नेफिस ने कैसिया को लैबिरिंथ की दीवार की ओर जेंटली गाइड किया और उसे बैठने की जगह खोजने में मदद की। यहाँ रुको, हम जल्दी लौटेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जोड़ा, जल्दी। जब नेफिस चलने लगी, कैसिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला और टेंस था। नेफ, तुम सावधान रहो, ठीक है? नेफिस ने पलकें झपकाईं और सिर थोड़ा घुमाया, फिर मुस्कुराए। ओह, ठीक है। इसके बाद वह और सनी जल्दी से क्लियरिंग की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे, स्कैवेंजर कुछ ही सेकंड दूर था। सनी का शैडो पैसेज से बाहर उड़कर उसके पैरों से जुड़ गया। नेफिस के साथ चर्चा किए बिना उसने जल्दी से शैडो में छिपकर मौका मिलने का इंतजार किया। नेफिस क्लियरिंग के बीच में गई और शांत खड़ी हो गई, कंधे रिलैक्स्ड और पीठ सीधी। उसके हाथ में एक एलिगेंट लॉन्ग सॉर्ड थी, केयरलेसली जमीन की ओर पॉइंटिंग। सनी चुपचाप अपने शब्द दोहराया, मत मर। 1 सेकंड बाद स्कैवेंजर क्लियरिंग में आया। उसकी छोटी आंखों ने नेफिस को देखा और उनमें ईवल लाइट जली। बिना एक पल गंवाए विशाल मॉन्स्टर ने चिल्लाते हुए अटैक किया। उसकी ह्यूज पिंसर टेरिफाइंग स्पीड से आगे बढ़ी, हवा को चीरते हुए। नेफिस स्विफ्टली साइड स्टेप की, पिंसर से बची और पीछे कूदी, रशिंग मॉन्स्टर के पाथ से बाहर। साथ ही उसकी स्वॉर्ड हवा में चमकी। स्कैवेंजर की फ्रंट लेग के जॉइंट में गहरी कट लगी। अजूर ब्लड जमीन पर छिड़क गया। बेशक ये छोटा वाउंड स्कैवेंजर को धीमा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सरप्राइजिंग एजिलिटी से उसने ट्विस्ट किया और क्रशिंग साइडवेज स्वाइप मारा। नेफिस, जो मुश्किल से जमीन पर उतरी थी, को ब्लो को स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट करना पड़ा। उसने अधिकांश प्रभाव को ब्लेड के सही एंगल से डिस्पर्स किया, लेकिन शेष शक्ति अभी भी उसे असंतुलित करने के लिए पर्याप्त थी। उस समय दूसरा पिंसर नीचे आया।
नेफीज ने इक्विलिब्रियम वापस पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि फॉल के साथ एक हैंड से समरसॉल्ट किया और मॉन्स्टर से दूरी बना ली। उसकी स्वॉर्ड फिर से लैश हुई। अगला अटैक लगभग तुरंत आया, लेकिन सनी को डिटेल्स की परवाह नहीं थी। केवल यह मैटर कि इन रिस्की डॉजेस और लीप्स के जरिए नेफिस ऑपोजिट साइड तक पहुंच गई थी, स्कैवेंजर को शैडो की ओर पीठ मोड़ने के लिए मजबूर किया, जहां वह छिपा था। अब या कभी नहीं, दांत पीसते हुए सनी आगे कूदा। चेंजिंग स्टार ने आखिरी डॉज पूरी करने से पहले, स्कैवेंजर का पिन से ऊपर से उस पर क्रैश करने से पहले, सनी डरने का समय पाने से पहले, वह मॉन्स्टर के पास कूदा और उसके कैरोपेस पर लैंड किया। फिर उसने पूरा वजन आगे थ्रस्ट किया। अजूर ब्लेड उसके ग्रिप में चमकी और तुरंत शैडो द्वारा स्वॉलो कर ली गई। एक सांस बाद, डार्क ब्लेड स्कैवेंजर के आर्मर के कॉनकेव डिस्कलॉर्ड कैविटी में प्रिसाइजली लगी। क्रैक के साथ काइटन टूट गया और स्वॉर्ड की टिप गहराई से अंदर घुस गई। मॉन्स्टर कांप गया, फिर भारी गिर पड़ा। सनी कैरोपेस से फेंका गया और मड में रोल करते हुए गिरा। इतना आसान? क्या ये पहले ही खत्म हो गया? जैसे जवाब देने के लिए स्पेल की आवाज़ हवा में गूंज उठी। यू हैव स्लेन एन अवेकन बीस्ट, कैरोपेस स्कैवेंजर। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ...